Hello, officers. Welcome to Sadhana Visa Academy's Current Affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें हम मैपिंग में देखेंगे ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी वैली पड़ती हैं। इसके बाद हमारी द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो हमारी आज की होंगी और जो कल की भी होंगी, क्योंकि हमारी कल करंट अफेयर्स का सेशन नहीं हुआ था, तो हम कल की न्यूज़ को भी आज ही अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारी जो प्रीवियस न्यूज़ होती है उनका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। आज हम देखेंगे जो हमारी स्ट्रक्चर्स होंगी, इमेजेस होंगी, उन्हें हम 3D में देखेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आए और अच्छे से शो हो पाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पर। ये जो आपकी क्लासेस होंगी, इसमें ये एक क्लास होगी, लेकिन इसमें एक में ही आपको अलग अलग पोर्शन देखने को मिलेंगे। आपको ज्योग्राफी का पोर्शन देखने को मिलेगा, इसी के साथ आपको द हिंदू की न्यूज़ देखने को मिलेगी, डिटेल में समझने को मिलेगा। तो हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आपका केवीएस का हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो अच्छे से देखते हुए चले। इसके बाद हमारा जो पार्ट 2 आता है करंट अफेयर्स का ही, तो वो होता है एक स्टेट को हम कवर करते हैं। आप उसे भी जरूर देखें, क्योंकि छोटी सी क्लास है, लेकिन उस छोटी सी ही क्लास में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम पॉलिटी का पोर्शन भी चलाया हुआ है, जो कि थर्ड पार्ट आता है, जिसमें हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल हुआ या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए, उन्हें देखेंगे। तो ये सब देखते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा पॉलिटी का पोर्शन होगा, वो होगा हमारा शेड्यूल, जो कि हमारी अनुसूचियां हैं, तो उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें आपको ज्योग्राफी का पोर्शन, द हिंदू की न्यूज़ और प्रीवियस न्यूज़ है, उन्हें देखने को मिलेगा। सेकंड जो पार्ट डालूंगी वो होगा हमारा स्टेट से रिलेटेड, और थर्ड में हम देखेंगे कि कितनी कौन कौन सी अनुसूचियां किस किस से लाई करती हैं और उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारा जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो पोर्शन कहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा जो इधर का पोर्शन है ईस्टर्न घाट, वो किधर देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे जो हमारा ये पेनिनसुलर पार्ट है, आप जानोगे कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसे पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहा जाता है, मीन्स प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। तो भारत का जो ये इतना पार्ट है, इसे हम पेनिनसुलर पठार कहते हैं। क्या? पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। अब आप जानोगे कि मैम ये पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है, पूरे इंडिया में से यही पार्ट पेनिनसुलर क्यों कहलाता है। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, क्यों कहलाता है कि जो पठार, जो भूमि 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, जो भूमि 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे वेस्ट में तो आपको यहाँ अरेबियन सी देखने को मिलेगा। अगर आप जाएंगे ईस्ट में तो आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। और अगर आप आएंगे साउथ में तो साउथ में आपको इंडियन सी देखने को मिलेगा। तो ये जो है इंडियन सी, इसीलिए तीनों से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अब जो हमारा ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, वो हमारा इसी प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? तो वेस्टर्न घाट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पश्चिमी घाट तो हमारी पश्चिम साइड में मिलता है और पूर्वी घाट पूर्व साइड में मिलता है। अब आप जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट में लाई करता है। तो आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको ये जो चॉकलेट से कलर में आपको एक लाइन ड्रॉ मिल रही है, ये जो आपको घाट देखने को मिलेगा, ये कौन सा घाट है? ये है हमारा पश्चिमी घाट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है। अगर आप इधर चलेंगे तो आपको जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा है, इसे आप जानेंगे कि ये कौन सा है। तो ये है हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मीन्स इधर आपको एक पूरी लाइन सी में बीच में थोड़ा सा कट में आपको, जिसमें 3 घाट देखने को मिलेंगे, आपको बाल घाट, पाल घाट, इस तरह से आपको थाल घाट देखने को मिलेंगे। तो ये मिलेंगे आपको वेस्टर्न घाट में। लेकिन आप अगर इधर चलेंगे तो इधर जो ये हमारा पूर्वी घाट है, ये थोड़ा कट कट के कुछ पहाड़ियों में बना हुआ है, जो हमारा ईस्टर्न घाट है। अब देखेंगे सबसे पहले कि हमारा वेस्टर्न जो घाट है, आप जानेंगे कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से देश में
सॉरी, वेस्टर्न जो घाट है कौन कौन से स्टेट में पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखें कि आप मैप में ये पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है ये आप जानते हैं ये है गुजरात का पार्ट। ये कौन सा है? गुजरात का पार्ट। तो मीन्स जो वेस्टर्न घाट है गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता हुआ यहाँ आपको गोवा नजर आएगा, गोवा में। इसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको कर्नाटका मिलेगा, ये है कर्नाटका। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ केरल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको केरल और ये तमिलनाडु देखने को मिलेगा। मीन्स क्या है कि हमारा जो पश्चिमी घाट है, जो हमारा पश्चिमी घाट है वो हमें देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे आएंगे तो गोवा, और इसके नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो आपको कर्नाटका, केरल देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। ये हुआ वेस्टर्न घाट का पार्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है गुजरात से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैपिंग में मैं रोजाना आपको एक सीरीज जो हमारी स्टेट की चली हुई है उसमें हमेशा समझाती हूँ कौन सा स्टेट कहां पर पड़ता है। तो सबसे पहले गुजरात से देखेंगे, गुजरात से ही नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लाइन में बना हुआ वेस्टर्न घाट है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, नीचे आओगे तो थोड़ा आपको गोवा देखने को मिलेगा, फिर उससे नीचे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, कर्नाटका के साउथ में आपको देखने को मिलेगा केरल, और केरल के ही साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। इसमें हमारा वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। तो ये हुआ हमारा वेस्टर्न घाट। इसके बाद अगर आप आएंगे हमारे ईस्टर्न घाट पर, तो ईस्टर्न घाट हमारे कौन कौन से स्टेट में पड़ता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और यहाँ आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो ये हुआ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हमारा पूर्वी जो घाट है वो फैला हुआ है। तो ये हुआ पूर्वी और पश्चिमी घाट। अब इसके बाद कौन कौन सी जो हमारी यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर हिल्स पड़ती हैं, कौन कौन से हमारे अच्छे से शो होंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको नजर आएगा यहाँ पर कुछ आपको हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे दूसरे मैप पर। ये हुआ हमारा वेस्टर्न घाट। आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे क्योंकि वहां पर स्टेट भी दिए हुए थे और भी जो हमारी हिल्स थी वो मेंशन थी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट दिखाई देगा। तो एक लाइन में आपको यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट दिखाई दे रहा होगा, ये है वेस्टर्न घाट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की ये तीन जो पहाड़ियां हैं ये आपको ईस्टर्न घाट दिखाई देगा। इसी के साथ में अगर आप देखें तो थार का जो डिजर्ट है वो कहाँ, राजस्थान में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के पास में आपको अरावली पर्वत देखने को मिलेगा। कौन सा? ये है अरावली पर्वत, जो कि कहां पर है, राजस्थान में, थार के डिजर्ट के। आप अगर देखेंगे जो अरावली पर्वत है उसके अगर वेस्ट में देखेंगे तो आपको थार का डिजर्ट देखने को मिलेगा, और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो वहां पर जो वहां पर पॉपुलेशन है या फिर जहां पर जनजातियां रहती हैं, मानव रहते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मीन्स थार का जो रेगिस्तान है उसमें जो जीवन है वो संभव नहीं है क्योंकि वहां पानी की कमी है। लेकिन अगर अरावली पर्वत के वेस्ट में, ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा तो वहां अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छा खासा पानी आपको वहां देखने को मिलेगा, और अच्छी खासी वहां पर जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। अब आप जानोगे कि ऐसा क्या है कि अरावली पर्वत के वेस्ट में जो है थार है, मीन्स रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और अगर पूर्व साइड में देखेंगे तो अच्छे खासे जनजातियां हैं, पशु पक्षी हैं, मानव रहते हैं। तो ये है इधर से जब आप देखोगे कि यहाँ से जब लहरें उठकर चलती हैं, मीन्स यहाँ से जो हमारी बारिश की हवाएं आती हैं वो यहाँ पे आकर अरावली पर्वत से टकराती हैं, और अरावली पर्वत से टकराने के बाद वे जो ईस्ट साइड में है बारिश कर देती हैं। लेकिन क्योंकि अरावली पर्वत पड़ता है तो थार के डिजर्ट में वो नहीं जा पाती हैं, और इसी तरह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अगर यहाँ पर अरावली ना होता तो यहाँ भी आपको रेगिस्तान देखने को मिलता, क्योंकि जो हवाएं वो अरावली पर्वत से नहीं टकराती और बारिश भी नहीं कर पाती। तो आपको जानना होगा कि जो अरावली है वो राजस्थान में है। अरावली में जो राजस्थान के अगर वेस्ट में देखोगे तो वहां पर थार डिजर्ट देखने को मिलता है, और ईस्टर्न में आपको खूब यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है विंध्या की पहाड़ियां, और इधर ये सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये कौन सी है? ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, और ये है हमारी किसकी? सतपुड़ा की पहाड़ियां। अगर आप देखेंगे तो ये पड़ती है हमारी मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था इन दोनों के पैरेलली आपको ये नदी देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। तो ये है नर्मदा
नर्मदा नदी, इधर आपको जो ये देखने को मिल रही है ये क्या है, नर्मदा नदी, और इधर आपको ये दो देखने को मिलेंगे जो कि है हमारे विंध्याचल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां। इसी के बीच में अगर सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास देखेंगे तो यहाँ आपको एक और नदी देखने को मिलेगी, ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको जब मैंने स्टेट पढ़ाए हैं जिसमें मैंने मध्य प्रदेश पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था। इसके बाद जब मैंने आपको पढ़ाया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो तब भी मैंने आपको ये नर्मदा और ताप्ती नदी पढ़ाया था, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है, तो वो गिरती हैं अरब सागर में। और कहाँ से निकलती हुई, मध्य प्रदेश से निकलती हुई विंध्याचल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से ये निकलती हैं, ये देखने को मिलेगा। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने देखा अरावली पर्वत देखा, कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर हमने विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां देखी, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर हमने देखा वेस्टर्न घाट कहाँ पर स्थित है, तो हमने देखा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, फिर नीचे आए कर्नाटका और केरल, तमिलनाडु तक ये स्थित है। इसके बाद हमने देखा हमारा ईस्टर्न घाट, तो हमने देखा ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में पड़ता है, इधर हमने आंध्र प्रदेश में देखा और इधर हमने उड़ीसा में देखा। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहीं आपको देखने को मिलेगा दक्कन का प्लेटू। ये जो है ये दक्कन का प्लेटू है, इसे हम क्या कहते हैं, सारे को दक्कन का प्लेटू कहते हैं। और इधर छोटा नागपुर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ, यहीं पर अगर आपको देखने को मिलेंगी तो जो हमारी वेस्टर्न घाट है यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी क्या, नीलगिरीज हिल्स। कौन सी, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलेंगी। इधर ही कार्डेमम जो है वो उसकी हिल्स देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये हमारे वेस्टर्न घाट पर पड़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे कि वेस्टर्न घाट को भी आप 3 पार्ट में बटा हुआ देखेंगे। जो वेस्टर्न घाट है इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना पोर्शन जो है ये है नॉर्थ का पोर्शन, अगर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ का पोर्शन। इसके बाद ये है हमारा सेंट्रल वेस्टर्न घाट, और नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा हमारा साउथर्न वेस्टर्न घाट। मीन्स 3 पार्ट में बटा हुआ है, और इस पर ही आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिलेंगी। ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि भारत में वेस्टर्न घाट कहां पर लाई करता है। ये हुआ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पर ही कौन कौन सी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, तो सबसे आप देखेंगे महादेव की हिल्स देखने को मिलेगी, सिहांद्री देखने को मिलेगी, नीलगिरी हिल देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलेगी, अगस्त्य मलाई हिल्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कार्डेमम की हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हुआ हमारा वेस्टर्न घाट। अब आप वेस्टर्न घाट को एक छोटे से ब्रीफ में समझें कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न में स्थित है। कहां पर, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसके वेस्टर्न में स्थित है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले हमने देखा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर हमने देखा कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, 6 स्टेट से वो होकर गुजरता है। इसके बाद देखा कि हमने वो 3 पार्ट में वो बटा हुआ था। एक था हमारा नॉर्थन जो हमारा वेस्टर्न घाट था, फिर हमने सेंट्रल वेस्टर्न घाट देखा, और नीचे हमने साउथर्न वेस्टर्न घाट देखा। इसके बाद देखा कि वहां पर कौन कौन सी हिल्स हैं, तो हमने सबसे पहले देखा वहां पर कि कौन कौन सी हिल हैं। तो हमने नीचे से अगर देखोगे तो वहीं पर आपको देखने को मिली अन्नामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स, इसके बाद अगस्त्य मलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, सिहांद्री और महादेव हिल्स। अगर आप नॉर्थ से चलेंगे सबसे पहले महादेव हिल्स, फिर आपको देखने को मिलेंगी नीचे सिहांद्री हिल्स, उसी के नीचे 3rd नंबर पर आपको नीलगिरी हिल्स, और इसके बाद अन्नामलाई, अगस्त्य मलाई, और नीचे सबसे लास्ट में आपको मिलेंगी कार्डेमम की हिल्स देखने को। तो ये हुआ हमारा क्या, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट मैंने आपको बता ही दिया है कि पूर्वी घाट कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो पूर्वी घाट हमने देखा कि हमारा जो पूर्वी घाट है वो कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये हमारा पूर्वी घाट स्थित है। ये हमारे हुए। इसी में मैंने आपको ये भी बताया कि दक्कन का प्लेटू कहां पर पड़ेगा, तो ये है दक्कन का प्लेटू। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में आपको दक्कन का प्लेटू देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, और छोटा नागपुर भी यहीं देखने को मिलेगा। तो ये हुए हमारे वेस्टर्न घाट। अब मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट में आपको 3 घाट देखने को मिलेंगे। 3 घाट कौन कौन से हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा थार का घाट। कौन सा, थार का घाट। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा थार का घाट। इसके बाद आपको देखने को ये है थार का घाट। इसके बाद यहाँ आपको भोर का घाट देखने को मिलेगा, भोर का घाट। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा पाल घाट। कौन सा, पाल घाट। तो ये 3 आपको घाट देखने को मिलेंगे, थाल, भोर, पाल।
थाल, भोर, पाल घाट आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 घाट कहाँ पर स्थित है? आपके वेस्टर्न घाट पर, जो हमारा पश्चिमी घाट है उस पर आपको देखने को मिलेंगे। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये हमने देखा। अब चलते हैं हम अपने जो हमारे इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, वैलीज को देखेंगे कि हम एक एक दो दो स्टेट लेंगे, उन्हीं की वैलीज को देखेंगे। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, हम एक दिन देखेंगे हमारा जैसे कि वैलीज हुई, प्लेटू हुए, पहाड़ियां हुई, इन्हें देख लेंगे। सेकंड डे हम रिवर्स को देखेंगे। थर्ड डे हम देख लेंगे वर्ल्ड मैप को। इसी के साथ में फोर्थ डे देखेंगे हम कि कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो हम इस तरह से पूरा वीक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेकर आएंगे, जिससे कि आप पढ़ते हुए बोर भी ना हो, और सेकंड वीक फिर से उनका रिवीजन करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, और आप बोर भी नहीं होंगे कि हमने कल भी पढ़ा था, आज फिर से उसे ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ज्योग्राफी के पोर्शन होंगे वो सब देखने को मिलेंगे, और जितना भी मैप से रिलेटेड आपको चीजें हैं वो आपको करंट अफेयर्स की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे। यहीं पर आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका 2-2 3-3 बार रिवीजन हो जाएगा। मींस यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास में देखेंगे, इसके साथ ही जब आप पढ़ते हैं स्टेट, उसमें भी आपके कवर होंगे, और वर्ल्ड मैप तो हम देखते ही रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लद्दाख में कौन कौन सी वैलीज पड़ती हैं। तो आप देखेंगे आपको यहाँ 6 वैलीज देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? तो आप 2-2 पोर्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी दहा, यहाँ पर दहा हामू वैली और नुब्रा वैली। दहा, हेमू और नुब्रा वैली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी जस्कर और शाम वैली, और नीचे ही आपको गलवान घाटी देखने को मिलेंगी। 5 आपको यहाँ घाटियां देखने को मिलेगी, गलवान घाटी, साम घाटी, जैस्कर घाटी, और ऊपर आपको दहा और नुब्रा की घाटी देखने को मिलेंगी। ये कहाँ की है? तो ये आपको लद्दाख की देखने को मिलेगी। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले गलवान घाटी, आपने कितनी बार सुना भी होगा कि चीन और इंडिया के बीच फिर से विवाद छिड़ गया है, वहां पर चीन ने फिर से घुसपैठ कर दिया गलवान घाटी में। तो ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आए दिन चीन क्या करता है? घुसपैठ करता रहता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको जैस्कर की भी घाटी देखने को मिलेगी, साम घाटी देखने को मिलेगी, और दहा और नुब्रा की घाटी भी देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी घाटी कौन सी स्टेट में पड़ती है। ये हमारा यूटी हुआ। इसके बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट पर। अब जम्मू कश्मीर स्टेट में कौन कौन सी हमारी जो वैलीज हैं वो पड़ती हैं। तो आपको देखने को मिलेगी लूलाब की वैली, सिंध वैली, लीदर वैली, और यहाँ पर वूलर वैली। आपने वूलर कितनी बार नाम भी सुना होगा, तो वूलर वैली, वूलर झील भी सुना होगा, तो वूलर वैली, इधर लीदर वैली, सिंध वैली, और यहाँ पर लोबाब वैली, ये आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर की वैलीज। तो ये आप मैप भी साथ में साथ देखते चले कि जम्मू कश्मीर का किस तरह से मैप है, लद्दाख का किस तरह से मैप बना हुआ है, ये सब आप देखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं, ये हुआ हमारा आज का ज्योग्राफी का पोर्शन। अब चलते हैं द हिंदू की न्यूज पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ट्रंप है वो काफी बौखलाए हुए तो हैं ही, क्योंकि पहले से ही उन्होंने इतना टैरिफ भारत पर लगाया हुआ है कि वो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। अब क्या हुआ है, अभी आप सब जानते हैं कि अभी जो पुतिन है वो विजिट पर आए थे, भारत की विजिट पर आए थे पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। उनका अच्छा खासा यहाँ पर मोदी जी ने वेलकम किया, काफी अच्छी उनकी जो यहाँ पर विजिट रही, बहुत ही शानदार रही। तो इसी के चलते हुए ट्रंप फिर से बौखलाए और उन्होंने फिर से टैरिफ लगाने का एक हमें क्या कर दिया है, एक थ्रेड दी है। मींस एक फिर से कि हम टैरिफ लगा सकते हैं। किस पर लगा सकते हैं? तो अब की बार ये राइस पर टैरिफ लगाने की इन्होंने बात कही है। मींस जो भारत से चावल जाता है उस पर इन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही है। और जब ये चावल पर टैरिफ तब लगा रहे हैं जबकि अमेरिका से बहुत कम चावल हमारे पास निर्यात होते हैं, लेकिन आयात हद से ज्यादा होता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को राइस, वो काफी बड़ी मात्रा में करता है, और जो वहां से इंपोर्ट होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन इन्हें तो सिर्फ अपना टैरिफ का रुतबा दिखाना है। जब जब इनकी चीजें क्या होती है ना, थोड़ी कम हो जाते हैं, मीन्स इनका जो एक न्यूज में नाम आना थोड़ा कम हो जाता है, तो यह क्या करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान खेल जाते हैं। कभी पाकिस्तान को ले लेते हैं, कभी इंडिया को ले लेते हैं। तो अभी तो इनके जो सर पे चढ़ा हुआ है वो इंडिया चढ़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया इनके सामने झुक नहीं रहा है। आप सब जानते होंगे कि जब सीज
फायर हुआ था तो इन्होंने इस चीज को चैलेंज किया था, इन्होंने ये मीडिया में सारे में फैला दिया था कि जो सीज फायर भारत ने की है वो मेरे कहने पर की है, मीन्स ट्रम्प के कहने पर मोदी जी ने सीज फायर कराई। लेकिन जब मोदी जी ने खुलकर ये बोल दिया कि मैंने किसी के भी कहने पर सीज फायर नहीं कराई है, तो इनकी बौखलाहट निकलकर बाहर आई और इन्होंने क्या कहा कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे, और इन्होंने फिर से टैरिफ लगा दिया। अब फिर से इनका यही हाल हुआ, क्योंकि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है तो इनसे वो नहीं झेला जा रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अब ये राइस पर टैरिफ लगाने को चल दिए हैं। जबकि जो हमारे यहाँ का बासमती चावल है वो काफी फेमस है, और जो ये हमारे जो यहाँ से जाते हैं इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है जिसे अमेरिका वाले काफी खाते भी हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अगर टैरिफ लग गया तो जो हमारा राइस है अमेरिका में जाएगा वो महंगा हो जाएगा। इससे थोड़ा ये देखने को मिल सकता है कि लोग कम खरीदे, लेकिन राइस की इतनी अच्छी इसकी बासमती की खुशबू होती है कि लोग चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसीलिए, और ये नहीं है कि भारत का एक सिर्फ अमेरिका ही ऐसा निर्यात है कि मीन्स जो हम आयात करते हैं सिर्फ अमेरिका में करते हैं, हम 179 देशों में इसका आयात करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ही ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि इनके टैरिफ लगाने से भारत पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसमें बहुत ही कम प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके बारे में देखेंगे कि इन्होंने इस राइस पर किस किस तरह से टैरिफ लगाया है, कितना जो हमारा आयात होता है, कितना निर्यात होता है, और किस तरह से ये हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो भारत से आने वाले चावल हैं उन पर हम टैरिफ लगाएंगे, मीन्स जो भारत से आने वाले चावल हैं उन पर हम नया टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देशों से वो सस्ते में चावल की जो डंपिंग है वो होती है। अब आप कहोगे डंपिंग क्या है? डंपिंग होती है, आपने सुना होगा कि लोग डंपिंग के द्वारा कहां पर अमेरिका में पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए। डंपिंग होती है चोरी से चीजों को भेजना और सस्ते दामों में भेजना। जो डंपिंग होती है, जैसे लोग बाग जाते हैं तो डंपिंग के द्वारा क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वीजा तो मिलता नहीं, और जो डंपिंग के द्वारा जाते हैं तो थोड़ा वीजा से सस्ता पड़ जाता है और चोरी से वे उस देश में घुस जाते हैं। इसी तरह से डंपिंग होती है कि वो चोरी से भेजी जाती है और कम दाम में वो बिकती है। तो उनका कहना है कि जो भारत है जैसे देशों से सस्ते चावल जो है वो डंपिंग से क्या करे जा रहे हैं, अमेरिका को नुकसान हो रहा है, बहुत कम दाम पर बेचा जा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार के आंकड़े बताते हैं कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो नुकसान भारत से ज्यादा अमेरिका को होगा, लेकिन फिर भी ये लगाए हुए हैं। अब आप जानोगे कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों होगा। इतनी तो वो बेवकूफ है नहीं कि सिर्फ एक रीजन की वजह से वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर टैरिफ लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका में जहां जहां पर राइस उत्पादन होता है वहां के जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, वो ट्रंप के पड़ते हैं। मीन्स वहां की जो जनता है ट्रंप को काफी पसंद करती है, क्योंकि क्या है, पूरे अमेरिका में 60% लोग ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, 60 लगभग, और 40% जो लोग हैं बचे हुए हैं जो अभी ट्रंप को थोड़ा पसंद करते हैं। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि अपनी थोड़ी यहाँ पर पावर दिखाते हैं, थोड़ी अपनी जो एक पसंद है उसे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राइस पर अगर टैरिफ लग जाता है तो वहां जो लोग राइस उत्पादन करते हैं, जो उत्पादकता करते हैं, वो जो लोग होंगे उन्हें थोड़ी सहानुभूति मिलेगी। किसके लिए? ट्रंप के लिए। तो वे सहानुभूति दिखाएंगे ट्रंप के खिलाफ। इसीलिए इन्होंने उसी क्षेत्र की वजह से भारत पर क्या करा है कि टैरिफ खेल दिया है कि ये वाला जो टैरिफ कार्ड है इसे हम चल देते हैं, मेरी भी थोड़ी जो अमेरिका में इमेज है वो थोड़ी अच्छी होगी, और साथ ही साथ भारत है थोड़ा और घबरा जाएगा कि इस ट्रंप क्या हुआ है, राइस पर फिर से हमारा टैरिफ लगा दिया गया है। ये हुआ। सेकंड क्या है कि अब इसमें सवाल ये बनता है, क्या अमेरिका भारत को चावल भेजता है? तो अमेरिका भारत को बहुत कम चावल भेजता है। कितना? सिर्फ 3% जो राइस है वो भारत में आते हैं। और इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा मुख्य जो है अमेरिका भारत से ज्यादा चावल खरीदता है। कितना? तो वो जो खरीदता है 3.3, और जो बेचता है वो बेचता है 26.1%। जो राइस है वो कहाँ से इंपोर्ट होते हैं? भारत से जाते हैं। तो ये हुआ कि इंडिया शेयर इन यूएस राइस इंपोर्ट 26.1%, लेकिन जो हमारे यहाँ पर होता है यूएस से शेयर करता है, इंडिया से राइस इंपोर्ट करता है वो 3.3 करता है। मीन्स जो हमारा
हमारे पास चावल आते हैं, इंपोर्ट होते हैं 3.3 और जो एक्सपोर्ट होते हैं वो होते हैं 26.1%। कितना? 26.1% होते हैं। यानी अमेरिका भारत पर ज्यादा निर्भर नहीं है, भारत अमेरिका पर बहुत ही कम निर्भरता रखता है। ऐसा नहीं है कि राइस हम ही भेजते हैं, चीन भी भेजता है, और भी देश हैं वो भी भेजते हैं, वो भी आयात करते हैं। लेकिन जैसे चाइना है, वहां पे भी राइस का काफी उत्पादन होता है, लेकिन उनका जो उपभोक्ता है वो ज्यादा है, इसीलिए वो जो एक्सपोर्ट चावल का कम कर पाता है, लेकिन भारत काफी करता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एक अमेरिका को कर रहा है, और भी करता है। मीन्स 179 में से 179 देशों को भारत एक्सपोर्ट करता है। एक बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने ट्रंप से कहा कि भारत, थाईलैंड, अन्य देशों से डंपिंग हो रही है। इस पर ट्रंप ने कहा, भारत को ऐसे करने की अनुमति क्यों है? क्या उन्हें राइस पर छूट मिल रही है? बाद में उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जल्दी सुलझ सकता है अगर हम इन प्रदेशों पर शुल्क लगा दें। क्या हुआ कि इसमें दिखाया गया, ट्रंप को उसके ही किसी मंत्री ने कहा कि जो भारत है, थाईलैंड है, वहां से राइस जो है काफी डंपिंग होती है। तो ट्रंप ने क्या कहा कि जो हमने चार्जेस लगाए हुए हैं, क्या वो शुल्क कम लगा हुआ है, टैरिफ कम लगा हुआ है? अगर कम लगा हुआ है तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, हम टैरिफ और बढ़ा देते हैं, और टैरिफ बढ़ाकर हम क्या करेंगे, इस डंपिंग को रोक सकते हैं। ये हमारे बासमती चावल। अब चलते हैं थोड़ा हम विश्व की स्थिति देखते हैं कि भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो क्या है। भारत चावल का निर्यात का बड़ा देश है। इसके अनुसार भारत ने 2023-24 में 391 मीन्स $391.74 मिलियन मूल्य का चावल निर्यात किया। कितना? 391.74 मिलियन डॉलर का। यह भारत के कुल चावल निर्यात का 3.1% है। भारत 179 देशों को चावल बेचता है। दुनिया भर में भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसी के साथ में अमेरिका पे भारत का प्रभाव देखेंगे तो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन के अनुसार 2024 में अमेरिका ने जितना चावल खरीदा, उनमें 26% भारत से आयात किया गया था। मीन्स कितना? 26%। और अमेरिका से आधा कितना है भारत में? तो सिर्फ 3%। इसी के साथ में यदि अमेरिका भारतीय चावल पर शुल्क लगाता है तो अमेरिकी ग्राहकों और बाजार को अधिक नुकसान होगा, चावल महंगा होगा और उपलब्धता कम हो सकती है। पूरी खबर का अगर आप निष्कर्ष देखेंगे तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, भारत अमेरिका पर चावल बेचने के लिए निर्भर नहीं है, लेकिन अमेरिकी भारतीय चावल पर निर्भर है। इसी के साथ में ट्रंप अगर भारतीय चावल पर टैक्स बढ़ाते हैं तो अमेरिका के उपभोक्ता और बाजारों को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें भारी जो हमारे राइस हैं वो महंगी मात्रा में खरीदने होंगे। कितने? हमारे महंगी चीजों को खरीदना होगा। भारत पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला आर्थिक तक से कम और राजनीतिक कारणों से अधिक प्रेरित है। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसे देखा है, नहीं, ये सब राजनीतिक चालें हैं, सब राजनीतिक चीजों पर किया गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरह से वहां के जो लोग हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि कुछ कुछ क्षेत्र को उठाते हैं और इसी तरह से कभी राइस पर लगा देते हैं, कभी पहले इन्होंने लगाया हुआ है कि रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसका पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रशिया से भारत के कनेक्शन अच्छे हैं इसीलिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप सिर्फ अपना जो कार्ड है उसे खेल रहे हैं, जिससे कि वो अपनी जो एक इमेज है उसे अच्छी बना सके। साथ ही साथ जो अपनी पब्लिसिटी है, जो उन्हें एक सोशल मीडिया पर हर जगह स्थित होना है या फिर अपना प्रचार बढ़ाना है, सोशल मीडिया को बढ़ाना है, उसके लिए ये सब चीजें करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है भारत के मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और वो उन्हें सर्च करेंगे, उन्हें खोजेंगे। इसी के लिए उन्हें सिर्फ एक प्रसिद्धि पानी है, इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं। इसमें उन्हें नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, इससे इन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी आज की कि जो सूर्य किरण है, जो सूर्य किरण हमारी एक्सरसाइज है किस किस के बीच होती है, तो वो होती है नेपाल और इंडिया आर्मी के बीच में हमारी ये सूर्य किरण हमारी एक्सरसाइज होती है। किस नंबर की एक्सरसाइज हुई है? तो ये हमारी 19 नंबर की एक्सरसाइज हुई है। कहां कहां पर कंडक्ट हुई थी? तो ये कंक्लूड की गई थी उत्तराखंड में। कौन सी? इंडिया नेपाल आर्मी। अब ये जो एक्सरसाइज है क्यों की जाती है? एक्सरसाइज इसलिए की जाती है कि दोनों देश मिले, तकनीकी चीजें सीखे, एआई चीजें सीखे, किस तरह से हम रात में हमला, दिन में हमला कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक्सचेंज कर, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि उनकी जो टेक्निक चीजें हैं उन्हें हम समझे, हमारी टेक्निक
टेक्निक चीज़ों को वो समझें, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी योग्यताएं हैं, उन्हें हम जानें कि वो किस तरह से वार करते हैं। इसी तरह से हमारी जो योग्यताएं हैं उन्हें वो भी जानें। तो इसी तरह एक्सरसाइज की जाती है जिससे कि हम एक अपने ही एरिया में सीमित ना रहे, जैसे हमारी रशिया से भी होती है, अमेरिका से भी होती है, चाइना से भी होती है। तो जिन जिन देशों से होती है उनकी टेक्निकों को हम सीखें, हमारी टेक्निक वो सीखे, इसलिए एक्सरसाइज कराई जाती है। इसके बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं। जो सूर्य किरण है हमारी 19 भारत नेपाल सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास समाप्त हो गया है। कहां पर थी? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये कंडक्ट की गई थी। भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कौन सा था? सूर्य किरण, मंगलवार को संपन्न हुआ। इसका क्या अभ्यास से क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, किस लिए की जाती है? तो भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास हर साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होता है। अभ्यास के अंतिम चरण में भारत और नेपाल के जो डीजीएम होते हैं, डीजीएमओ कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इसमें शामिल हुए होकर 2 दिवसीय जो बटालियन होती है स्तरीय अभ्यास का निरीक्षण किया। ये हुआ। अब यह अभ्यास फॉरेन ट्रेनिंग नोड जो हमारी है पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। ये देखोगे, ये है हमारी सूर्यकिरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। किस किस के बीच में? तो इंडिया और नेपाल के बीच में से कंडक्ट कराई जाती है। इसके उद्देश्य क्या है? तो आप यहां से जानोगे, दोनों सेनाओं के बीच सहयोग व तालमेल को मजबूत करना, संयुक्त रूप से आतंकवादी रोधी ऑपरेशन, मिशन प्लानिंग और सामरिक जो हमारी जो टैक्टिकल ऑपरेशन का अभ्यास करना होता है। छोटे छोटे दलों से लेकर बटालियन स्तर संयुक्त कार्रवाई का प्रशिक्षण देना इसका पूरा कार्य होता है। तो ये हुई हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज। अब आप जानेंगे कि एक तो हुई हमारी सूर्य किरण। अब नेपाल और भारत के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो जो नेपाल और भारत के बीच एक्सरसाइज होती है, सबसे पहले आप शक्ति एक्सरसाइज। जो शक्ति एक्सरसाइज है किसके बीच होती है? भारत और नेपाल के बीच होती है। सेकंड हमारी सूर्य किरण हुई, थर्ड हमारी हैंड इन हैंड हुई और फोर्थ हमारी इंदिरा हुई। तो ये एक्सरसाइज है जो हमारी नेपाल और इंडिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब ये न्यूज क्या है? इंश्योर फ्री कंटेंट एक्सेस फॉर एलएलएम्स सेज वर्किंग पेपर। अब ये हमारी जो एलएलएम्स न्यूज है ये किससे रिलेटेड है, क्यों दी गई है? तो क्या हुआ है, जैसे आप सब जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज है गूगल पे सर्च की और उस न्यूज को वहां से उठा लेते हैं और उसे अपने फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां उसे यूज करती हैं व्यवसाय के रूप में और क्या करती हैं, वहां से खरीदती हैं और उन्हें बेच देती हैं। इसी तरह से काफी, जैसे कि हमारी द हिंदू के जो फाउंडर हैं या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस है, इन्होंने भी, द हिंदू ने केस भी किया था कि मेरी न्यूज को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, व्यवसाय किया जाता है। तो इस पर एक खबर निकल कर आई कि क्या है कि जो एलएलएम को फ्री कंटेंट एक्सेस मिलना चाहिए सरकारी वर्किंग पेपर पर। तो भारत सरकार के एक वर्किंग पेपर जो कार्य प्रस्ताव ने सुझाव दिया है कि बड़े एआई मॉडल जो एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी को ऑनलाइन उपलब्ध सभी फ्री कंटेंट तक पहुंच बिना रोक टोक मिलनी चाहिए। इंटरनेट पर जो कंटेंट पब्लिकली उपलब्ध है उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रकाशकों को ओप्ट आउट जो मना करने का विकल्प नहीं दिया चाहिए। ये सब चीजें हुई। अब इनका क्या है, इनकी बातें क्या रही हैं, तो आप यहाँ समझेंगे कि जो वर्किंग पेपर सजेशन है किस तरह कहा गया है कि जो एलएमएस शुड हैव फ्री एक्सेस टू कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन। जो हमारा जो ऑनलाइन हमारा कंटेंट होता है उन्हें फ्री उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक ओप्ट जो आउट है उसे भी निकाला गया है। ये क्या है तो इसे हम जानेंगे। तो इसमें है कि एलएमएस एंड कॉपीराइट जो होता है नॉन प्रॉफिट रिकमेंडेड होना चाहिए, रजिस्टर जो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, या फिर नो ओप्ट आउट मैकेनिज्म ऑफ पब्लिश सीट्स होनी चाहिए। जो हमारी पब्लिशर्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उन पर ओप्ट आउट का कोई भी चार्जेस नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये कहा गया है। एक और इसमें रहा है कि एक कॉपीराइट सोसाइटी कलेक्ट जो हमारी रिवॉलिटीज है फ्रॉम एट फर्म्स, या फिर नो ओप्ट आउट मैकेनिज्म फॉर पब्लिश। ये हमारी जो कंडीशन है वो दी गई थी कि आपको इस तरह से फुलफिल करनी होगी कि एलएमएस को जो हमारे कंटेंट है उसे किस तरह से हम पेपर वर्किंग में करना चाहिए। ऑनलाइन कंटेंट सबके लिए खुला हुआ है। अब आप जाने इस तरह से कि एक है द हिंदू जो कि कंटेंट देता है, जो हमारी न्यूज पब्लिश करता है, एक अदर कंपनी है जो एआई है वहां से न्यूज को उठाती है और हम क्या करते हैं उसे फिर हम बेचते हैं। मीन्स अगर आप देखेंगे
चैट जीपीटी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से फुलफिल होती है, चैट जीपीटी में जो फुलफिल की जाती है कहाँ से की जाती है? तो क्योंकि चैट जीपीटी एक मानव तो है नहीं, एक इंसान तो है नहीं कि वो खुद से खुद जनरेट कर रही है, सर्च कर रही है। तो क्या करते हैं जो बड़े बड़े फाउंडर हैं, जो एआई कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, द हिंदू के कंटेंट को उठाते हैं, उसमें फिल करते हैं और वो फिर हमें प्रोवाइड करती है। हम चैट जीपीटी से कैसे चीजों को लेते हैं, कुछ टाइम तक हमें वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चार्जेस पे करना होता है, अपग्रेड करना होता है कि आप अपग्रेड करो, इसके बाद ही आपको ये नॉलेज मिलेगी या फिर आपको जो कंटेंट है वो आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आपको ये सब चीजें क्या करना होगा, अपग्रेड चैनल को करना होगा। तो उनका कहना है कि कंटेंट हमारा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठाकर उन्हें कॉपी कर कर और उन्हें बेच रहे हैं। इस पर एक रोक टोक तो होनी चाहिए, मीन्स कुछ चार्जेस होने चाहिए या फिर कॉपीराइट होगा उन पर चार्जेस होने चाहिए। ये सब मांग थी किसकी, जो जैसे कि द हिंदू हुआ, इनके फाउंडर है, इनकी ये मांग थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, उस पर फुलफिल क्या की गई जो चीजें हैं कि उसमें कहा गया कि ऑनलाइन कंटेंट सबके लिए खुला है। एलएलएम्स को इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट का मुफ्त स्वतंत्रता से उपयोग करने दिया जाएगा। जो एआई कंपनियों से रॉयल्टी वसूलने के लिए एक कॉपीराइट सोसाइटी बनाई जाए जो प्रशासकों और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स की रॉयल्टी एकत्र कर सके। फिर क्या है, थर्ड है कि डेटा स्क्रैपिंग। ये स्क्रैपिंग क्या है, पर कोई प्रतिबंध नहीं, वेब से डेटा इकट्ठा करने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इंटरनेट का पब्लिक डेटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर एक चिंता का वो भी हुआ कि प्रशासकों की चिंता है कि कुछ बड़े प्रकाशक चिंतित हैं कि एआई कंपनियां उनकी लिखी हुई सामग्री को कॉपी करके उपयोग कर रही है। कुछ प्रकाशक पहले ही एआई कंपनियों पर केस कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया द हिंदू ग्रुप ने ओपन एआई पर मुकदमा किया हुआ है। वर्किंग पेपर का तर्क है कि सरकार की समिति का कहना है कि अगर इन नियमों को कानून बना दिया गया तो एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण में बाधा नहीं आएगी। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स रॉयल्टी चाहते हैं वे कॉपीराइट सोसाइटी के सदस्य बन सकते हैं। मीडिया कंपनियों के लिए भी एक निष्पक्ष रॉयल्टी व्यवस्था बन सकती है। साथ में लास्ट में इसका क्या वो मिला निष्कर्ष कि इन्होंने बोला, जो मैंने आपको बताया कि एक है एआई कंपनियां जो कि कंटेंट को क्या करती है, चोरी करती हैं। एक हुई जैसे कि द हिंदू हुआ, द हिंदू की चीजें हुई। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा कि जो इस पर फैसला आया वो ये आया कि अगर ये इससे कुछ कंटेंट ले रही है तो उसके लिए ये कुछ चार्जेस इन्हें पे करे, जिससे कि ये फ्री भी नहीं होगी, मीन जो इसकी इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज भी नहीं होगा या फिर एक कॉपीराइट के रूप में भी नहीं देखी जाएगी। कुछ चार्जेस पे करे और इससे क्या होगा, इससे आप ये कंटेंट ले सकते हैं और फिर इसको आप पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि एआई में जितना भी कंटेंट फुलफिल किया जाता है फिर इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, इन्हें लोग कम सर्च करते हैं, एआई पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इस तरह तो इनकी चीजें मतलब इनका जो मटेरियल कंटेंट तो इनका है, लेकिन बेनिफिट किन्हें हो रहा है, इन लोगों को हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ चार्जेस इन्हें देने होंगे, जिससे कि क्या होगा, ये भी एक सेटिस्फैक्शन में रहेंगे और साथ ही साथ ये भी इसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे जब ये कुछ इनके लिए चार्जेस पे करेंगे। तो ये इसका निष्कर्ष निकला इसकी बातों का कि भाई इस तरह से करना होगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज है। इसमें क्या है कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे द हिंदू में, मैंने उन्हें उठाए हैं और उसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है उनके हम आंसर देंगे। सबसे पहले जो हमारा आंसर है वो ये है कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र शुरू में शामिल नहीं था। मीन जब नोबेल प्राइज शुरू हुआ था तो उसमें कितने कंटेंट थे, उसमें से सिर्फ 5 ही जो हमारे सब्जेक्ट थे, विषय थे, उन्हीं पर ये नोबेल प्राइज दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, लेकिन अभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वो एक क्षेत्र कौन सा है जिसमें नहीं दिया जाता था, तो पहले वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि बाद में अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया और उसे भी किसमें शामिल किया गया, नोबेल प्राइज में। तो अर्थशास्त्र को नहीं दिया जाता था। क्या था पहले, जो स्वीडिश राष्ट्रीय बैंक है इसने स्टार्ट किया सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज देना। जो स्वीडिश बैंक था उसने स्टार्ट किया था और तभी से फिर नोबेल प्राइज जो है वो हमारे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसलिए इसे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस कहा जाता है, लेकिन यह मूल 5 पुरस्कारों में ही शामिल नहीं होता है, अब 6 में हो गया है। फिर चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों के बीच साझा किया जा सकता है? तो अधिकतम 3 लोगों के। अगर किसी को एक नोबेल प्राइज दिया जा रहा है तो वो उसमें अधिकतम कितना लोग हो सकते हैं? तो उसमें अधिकतम हो सकते हैं कितने लोग? तो वो होंगे 3 लोग। 3 लोगों में ये नोबेल प्राइज बांटा जा सकता है, तो 3 लोगों को एक नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। तो 3 हुए। सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सबसे पहले जो सबसे कम उम्र की है, तो आप जानते हैं मलाला यूसुफजाई, जो कि कहाँ की है? पाकिस्तान की है। उन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया शांति के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने वहां पर शांति के लिए काफी आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, इसीलिए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था। और सबसे जो ज्यादा उम्र है वो दी गई थी किन्हें? वो है जॉन बी गुड एन एफ को, जो कि 97 वर्ष के थे। कितने? 97 वर्ष के थे। तो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाता है कि फिजिक्स में कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया, केमिस्ट्री में कौन सा है, मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सा, ये मैंने आपको सबको पढ़ाया है कि कौन कौन सा दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि कम उम्र को किसे दिया गया, सबसे ज्यादा उम्र किसकी थी जिसे दिया गया। ये क्वेश्चंस काफी जो हमारे डीपली होते हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए और आप इसे अगर सोल्व करके आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्वेश्चन हमें अच्छे से याद था। तो इसीलिए उनके साथ साथ हमें ये भी याद रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल प्राइज जिस भारतीय को सबसे पहले दिया गया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसमें? साहित्य के लिए। इन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अब चलते हैं, नोबेल प्राइज पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो नोबेल प्राइज पहली बार 10 दिसंबर 1909 में दिया गया था। कब? 1909 में सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप याद रखेंगे 10 दिसंबर 1909 को प्रदान किया गया था। यह दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, इसीलिए हर साल नोबेल पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने काफी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने परमाणु जो बम था उसकी वो की थी, खोज की थी। इसीलिए जब इन्होंने देखा कि जो मैंने खोज की है इनसे काफी विनाश होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया? इनकी जो कंप्लीटली प्रॉपर्टी थी उसे दान कर दिया और बोला कि नोबेल प्राइज के रूप में प्रदान की जाए अलग अलग फील्ड में। जैसे फिजिक्स में अगर कोई रिसर्च करता है, या फिर केमिस्ट्री में करता है, बायोलॉजी में करता है, या फिर अर्थशास्त्र में करता है, साहित्य के क्षेत्र में करता है, शांति के क्षेत्र में करता है, तो उसमें ये नोबेल प्राइज दिए जाएं। तो इसीलिए नोबेल प्राइज प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके लिए? अल्फ्रेड नोबेल के। उनकी पुण्यतिथि कब थी? तो 10 दिसंबर 1901 में थी। चलते हैं नेक्स्ट पर, कौन कौन से क्षेत्रों में जो पुरस्कार हैं दिए गए थे 1901 में? तो पहले 5 अगर आप क्षेत्र जानेंगे तो मैंने आपको बताया, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ये 5 क्षेत्र थे जिसमें सबसे पहले दिए गए थे। बाद में अर्थशास्त्र को भी ऐड किया गया और अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल है कब दिया गया? तो सबसे पहले कब दिया गया था? तो ये गया था 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में सबसे पहले दिया गया था। स्वीडिश बैंक के द्वारा इसे प्रोवाइड किया गया था। यह मूल नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं था। अर्थशास्त्र में शुरू किया गया पहली बार 1969 में। शुरू कब किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में, दिया गया था 1969 में। अब देखेंगे कि भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के लिए नोबेल पाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय भी। पूरे एशिया में सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, और भारत में भी सबसे पहले नहीं दिया गया था। सेकंड में चलते हैं, सेकंड है सीवी रमन को। जो सीवी रमन है, इन्हें भौतिकी के लिए दिया गया था। फिजिक्स में इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। किस लिए? कि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। रमन प्रभाव जो कि हमारा रमन इफेक्ट की खोज की थी, विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। फिर आते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को किस लिए दिया गया था? इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। अनुवांशिकी पर इन्होंने रिसर्च किया था, और ये अमेरिकी नागरिकता थी इनके पास। कौन सी थी? अमेरिका की नागरिकता थी। चलते हैं, फिर हम चलते हैं
शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया था, जिनमें से एक थी मदर टेरेसा, जो कि गरीब और बीमारों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी। इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। और सेकंड थे कैलाश सत्यार्थी, दोनों भारतीयों को दिया गया था। इन्होंने क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चों के अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन के लिए काफी इन्होंने संघर्ष किया, उनके लिए इन्हें दिया जाता है। पुरस्कार उन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया था। इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में, तो दोनों ने साझा किया था, मलाला और किसने? सत्यार्थी ने, कैलाश सत्यार्थी ने। चलते हैं आगे। अर्थशास्त्र में दिया गया था अमर्त्य सेन को। किन्हें? अमर्त्य सेन को, जो कि 1998 में दिया गया था। कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। सामाजिक चुनाव सिद्धांत जो उनका चॉइस थी, थ्योरी थी, उस पर इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक प्रयोग होते हैं, यह पुरस्कार उन्होंने एस्थर डोफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ साझा किया था। 3 लोगों को यह दिया गया था। किस किस को? अभिजीत बैनर्जी, डोफ्लो और जो माइकल क्रेमर के साथ दिया गया था। अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के थे, तो इन्हें दिया गया। ये हुए हमारे जो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। आप इन्हें अच्छे से याद करें कि कौन कौन हुए। सबसे पहले तो आप कुछ तो नाम ऐसे हैं जिसे आप ऐसे ही याद रख लोगे, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद जी, फिर इसके बाद मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, फिर हमारे जो रमन जी थे उन्होंने दिया गया। तो इन लोगों के नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभिजीत हुए, अभिजीत, अमर्त्य सेन, इन्हें थोड़ा आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। तो कौन कौन से हुए? सबसे पहले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, सीवी रमन जी को दिया गया, अरविंद खुराना को दिया गया, शांति में मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन और अभिजीत जी को दिया गया। चलते हैं, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज है, ये हमारी कल के द हिंदू की न्यूज है। इसे देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है कि हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब ये न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, इंडिया इसका कैसे यूज कर सकती है, इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियर होगी, तो इसे हम जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में न्यूक्लियोलॉजी से कैसे लाभ उठा सकते हैं। न्यूक्लियोलॉजी है क्या? न्यूक्लियोलॉजी है जो हमारे मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है उसे वो जांच करके बता सकती है कि इसके मस्तिष्क में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये होता है न्यूक्लियोलॉजी। मींस कि कोई एक मशीन है जो कि हमारे मस्तिष्क में ये बता सके कि मस्तिष्क में क्या क्या चीजें चल रही हैं, इसे न्यूरो टेक्नोलॉजी कहते हैं। जाने एक बार कि मानव मस्तिष्क अभी भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। आने वाले वर्षों में जो न्यूरो टेक्नोलॉजी मनुष्य के मस्तिष्क को समझने, सुधारने और प्रभावित करने की क्षमता को बहुत आगे बढ़ाने वाली है। इससे हम यह जान पाएंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे इसे उपचार, सुधार और पुनः सक्रिय किया जा सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये टेंशन में है या फिर डिप्रेशन में है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फिर किसी और उलझन में है। तो ये सब मशीनें क्या बता पाएंगी कि मस्तिष्क में क्या क्या चीजें चल रही हैं। इसे ही न्यूरो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो टेक्नोलॉजी यहाँ पर जानेंगे कि न्यूरो टेक्नोलॉजी उन मशीनों, उपकरणों और तकनीकों का समूह है जो सीधे दिमाग से बात कर सकती हैं। ये तकनीकें दिमाग के संकेतों को रिकॉर्ड कर सकती हैं, मॉनिटर कर सकती हैं या दिमागी गतिविधियों को बदल भी सकती हैं। तो इसके काफी बेनिफिट कैसे होंगे? जैसे कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर किसी डिप्रेशन में है या कोई और प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या मशीन पहले ही देख लेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उसे वो सुलझाने में काफ़ी बेनिफिट करेंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसमें शामिल होंगे जैसे कि ब्रेन कंप्यूटर जो इंटरफेस है, एक ऐसी तकनीक जो दिमाग के संकेतों को डिजिटल कमांड में बदल देती है, जैसे कि दिमाग के संकेतों को कंप्यूटर, रोबोटिक आर्म, व्हील चेयर या कृत्रिम अंगों को चलाने वाली कमांड में बदल सकता है। ईईजी जैसे नॉन इन्वेसिव सेंसर सिर पर लगाए जाने वाले का उपयोग कर सकते हैं। आप सब जानते हैं ईईजी क्या करते हैं, सर पे लगाकर सिर की जो क्रियाएं हैं उन्हें देखने का सर का जो सीटी स्कैन है उसे किया जाता है ईईजी से। कुछ मामलों में जो है इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड यानी दिमाग के अंदर जो इम्प्लांटेड किए जाते हैं इलेक्ट्रोड कुछ, वो यानी दिमाग के अंदर लगाए जाने वाले सेंसर भी उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया की जा सकती है। भारत को कैसे न्यूरो टेक्नोलॉजी की जरूरत है? तो भारत में न्यूरो टेक्नोलॉजी का बीमारियों का बोझ बहुत अधिक है। जैसे कौन कौन सी? स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स, फिर है स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी है उसकी, पार्किंसन, अल्जाइमर या फिर अवसाद, डिप्रेशन की, मानसिक स्वास्थ्य विकार, इन सब की किस्में भारत में काफी
बढ़ती हुई ये जो प्रॉब्लम्स है बढ़ती जा रही हैं, इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा भारत के लिए। क्या कहा है डब्ल्यूएचओ ने कि डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इन बीमारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बोझ बन चुका है। बीसीआई और न्यूरोटेक इन विचारों के निदान, इलाज और पुनर्वास में क्रांति ला सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत के लिए दिखाया जा रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दुनिया में अगर क्या हो रहा है तो आप जानेंगे कि अमेरिका, आप सब जानते हैं कि अमेरिका हर एक रिसर्च में काफ़ी आगे पहुंच चुका है। उसकी जो टेक्निकल चीज़ें वो भी काफ़ी एडवांस हैं। तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका है, एनआईएच का ब्रेन जो इनिशिएटिव है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है। कौन सा? एनआईएच का। इसी में 2024 में अगर आप देखोगे न्यूरोलिंक को एफडीए से मानव परीक्षणों की अनुमति मिली है। न्यूरोलिंक पक्षाघात जो वाले लोगों को, जो कि पैरालाइसिस होते हैं, उन लोगों को रोबोटिक हाथ कंप्यूटर चलाने में सक्षम बना चुका है। इसी के साथ में चाइना में जो है तो मस्तिष्क को समझने के लिए, मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए एआई द्वारा न्यूरोलॉजिकल रोगों के उपचार में विश्व में स्तर का शोध कर रहा है। चाइना भी काफी इन चीजों में आगे हो चुका है। ईयू, चिली, बीसीआई और न्यूरो हैकिंग पर भी अग्रणी शोध हो रहे हैं। मीन्स सब लोग इन टेक्निकल चीजों को यूज कर रहे हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकती है अगर भारत भी इसका यूज करता है, उपयोग करता है। ये सब चीजें हुई। भारत कहाँ खड़ा है? तो अगर आप देखेंगे कि भारत किस कंडीशन में है तो देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और एआई में बढ़ती विशेषज्ञता, युवा वैज्ञानिक और शोधकर्ता, बड़े पैमाने पर मरीज जिन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जा सकती है, जीनोमिक्स में बढ़ती रिसर्च क्षमता, भारत की कमजोरियां, चुनौतियां, स्पष्ट नियमों की कमी, विशेषकर दिमाग में लगाए जाने वाले चिप्स या डेटा सुरक्षा के लिए, जनता में जागरूकता की कमी, लोग न्यूरोटेक से डरते हैं, नैतिक सवाल, मानव दिमाग से डेटा लेने की जोखिम, शोध के लिए फंडिंग कम। मीन्स भारत की जो सिचुएशन है उसमें न्यूरो टेक्नोलॉजी के नाम से ही लोग डरते हैं। अगर आपको कोई कह दिया जाए कि आपके दिमाग में कोई रिसर्च करना है या फिर आपके दिमाग में कुछ चीजों को जो प्लांटेड करना है, तो क्या करेंगे लोग? डिनाई कर देंगे, हमें तो कराना ही नहीं है। पता लगा कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, तो पता चला कि हमारी कोई नसी हट गई, पागल हो गए, तो हमें नहीं कराना है ये। तो भारत क्या होता है? इन चीजों से बचता है। भारत के लोग इन चीजों से डरते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इन्हें अच्छे से समझाना होगा, अच्छे से इसका प्रशिक्षण देना होगा, जिससे कि लोगों को इसके बारे में समझ आए कि ये चीजें किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तभी हम इन चीजों को क्या होंगे, इसमें प्रशिक्षण पाने के बाद हम इन चीजों का इन पर ध्यान देंगे। जैसे कि आप सब जान देंगे, चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए से लकवाग्रस्त लोगों को दोबारा चलने फिरने में मदद मिलेगी, स्पाइनल इंजरी वाले लोगों को नई उम्मीद मिलेगी, पार्किंसन, डिप्रेशन, पीटीएसडी का एडवांस इलाज होगा, दिमागी कैंसर और न्यूरोलॉजी डायग्नोसिस में सुधार भी आएंगे। तो ये सब चीजें कि इनसे काफी चिकित्सा क्षेत्र में भारत को इससे न्यूरो टेक्नोलॉजी से लाभ होगा। अगर आप आर्थिक अवसर पर देखेंगे तो बीसीआई आधारित स्टार्टअप होंगे, ब्रेन इंस्पायर्ड एआई होंगे, हेल्थ केयर डिवाइस और मेडिकल रोबोटिक्स होंगे और डिफेंस और सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग होंगे। अगर आप गेमिंग में देखेंगे तो ये तो दिमाग से नियंत्रित गेमिंग, मेटावर्स आधारित नई नौकरियां और एआई इंटरफेस एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी। ये हुआ हमारा जो न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब आपको समझ आया न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी जो वो मशीनें जो हमारे दिमाग को पढ़ सके, उनके बारे में प्रशिक्षण कर सके, उन पर रिसर्च कर सके। ऐसी मशीनें दिमागों में क्या चल रहा है बिना हमारे बोले, दिमाग से हम खुद वो मशीनें खुद पता कर लें कि इनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उन्हें कहते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी। मीन्स हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड हमारी जो रिसर्च हुई या फिर खोज हुई या फिर उसके बारे में जानना न्यूरो टेक्नोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। चाइना मस्ट गिव एंश्योर इंडियंस वोंट बी टारगेटेड। अभी क्या हुआ है कि आप सब जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो एयरलाइन से उन्हें खोल दिया गया था, उनका आना जाना किया जा रहा था, काफी थोड़े जो रिश्ते हैं वो सुधरे थे। कब से? जब से एससीओ की बैठक हुई थी, तब से कुछ जो हमारे रिश्ते थोड़े ठीक हुए थे। वहां के भी जो विदेश मंत्री थे वो भारत यात्रा पर आए थे, तब भी हमारे जो रिश्ते थे थोड़े सुधार की तरफ देखे गए थे। अभी क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला कहां पर जा रही थी? चाइना में विजिट कर रही थी, मीन्स चाइना जा रही थी। जब वो एयरलाइंस पर पहुंची तो उन्हें वहां रोक लिया गया। उन्हें 24 घंटे के लिए कैद कर लिया गया। कैद इन द सेंस उन्हें बाहर नहीं भेजा गया, उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया गया, ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया। इसी के साथ में उनकी जो फ्लाइट थी
क्या बोला जाता है, अब ऐसा क्यों हुआ? देखने की बात ये है कि उस महिला को रोका क्यों गया, क्यों ऐसा उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया। तो इसी के लिए यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका कहना है कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि हमारा अगर कोई भी नागरिक चाइना में जाता है तो उसके साथ मिसबिहेव ना किया जाए, उसे इस तरह से ना रोका जाए जिससे कि हमारी एक जो बेइज्जती हो उसे आप नहीं करेंगे। इसमें क्या हुआ है कि चीन आश्वासन देगा कि भारतीयों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि वो जो महिला थी वो थी अरुणाचल प्रदेश की, और जो चाइना है वो इस चीज को बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का पार्ट है, और क्योंकि तिब्बत में हमारा क्षेत्र है, हमारा वो भाग है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसे भी चाइना कहता है कि ये भी हमारा भाग है। आप सब जानते भी हैं अरुणाचल प्रदेश में हो काफी हमारे विवाद चलते रहते हैं, घुसपैठ चलती रहती है, चाइना ये उल्टे सीधे काम करता ही रहता है। तो इसीलिए ये सब चीजें हुई कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बताता है, अपना क्षेत्र बताता है, इसलिए उस महिला को वहां रोक दिया गया। और क्योंकि वहां से जो अरुणाचल प्रदेश से दाई लामा है वो बिलोंग करते हैं, वो क्या होते तिब्बत से भागकर कहां पर आ गए थे, वो भारत में आ गए थे। तो उस टाइम पर चाइना ने ये कहा था कि जो हमारे दुश्मन है उन्हें वो शरण दे रहा है। तिब्बत पर उसने चाइना ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश मैप में भी, ज्योग्राफिकली भी हर तरह से भारत का एक भाग है और हमेशा रहेगा। इसीलिए इन्हें ये कहा गया है कि आप ये सब चीजें ना करें, और ये जो आपने बिहेव करा है, जिस तरह से ये दुष्व्यवहार किया है, इसे आप दोबारा रिपीट ना करें। तो क्या हुआ है कि चीन को यह आश्वासन देना होगा कि भारतीयों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसी में है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा कि वह यह पक्का आश्वासन दे कि भारत के नागरिकों को चीन में यात्रा या ट्रांजिट के दौरान विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि चीन की यात्रा या वहां से ट्रांजिट करते समय सावधानी बरतें। इसी तरह अगर जो भारतीय चाइना में जा रहे हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने भी उन्हें सुनिश्चित किया है कि आप जब वहां पर जाएं तो अपनी पूरी सावधानी रखें, क्योंकि वहां पर वो किस तरह से भी बर्ताव कर सकते हैं। इसके बाद यह बयान इसलिए दिया गया क्योंकि हाल ही में एक भारतीय नागरिक जो अरुणाचल प्रदेश से थी, संघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे रोका गया, और चीनी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को अमान्य बता दिया कि उनका जो पासपोर्ट है वो अमान्य। 18 घंटे उन्हें उनसे पूछताछ की गई, उन्हें वहीं रोक लिया गया। थी कौन? तो वो थी पेमा थोंगडोंग ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें 21 नवंबर 2025 को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे हिरासत में रखा गया। चीनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनका पासपोर्ट अमान्य है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। भारत ने इस कार्रवाई को अनुसूचित और परेशान करने वाला बताया है। इसी के साथ में चीन को सुनिश्चित करना होगा। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल। ये कौन थे? रणधीर जायसवाल जी ने कहा है, ये है रणधीर जायसवाल जी। इन्होंने कहा है कि भाई अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो आपको ये पहले सुनिश्चित करना होगा, हमें ये आश्वासन देना होगा कि हमारा अगर कोई भी नागरिक इस तरह से चाइना में जाता है तो उसके साथ इस तरह से बर्ताव ना किया जाए, उसकी जो इंसल्ट है वो ना की जाए, तभी हमारे लोग क्या करेंगे, चाइना में विजिट करेंगे। चीन को सुनिश्चित करना हो कि भारतीय यात्रियों को एयरपोर्ट पर चुन चुन कर निशाना न बनाया जाए, उन्हें मनमाने तरीके से रोका या परेशान ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारतीयों के साथ भेदभाव न हो। भारत ने चीनी अधिकारियों से औपचारिक मांग की है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, बिना कारण की हिरासत नहीं, यात्रा नियमों का सम्मान, जो यात्रा नियम है उसका सम्मान किया जाए, और जो बिना कारण के हिरासत में नहीं लोगे, आप किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखोगे, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी आपको आश्वासन देना होगा। भारत की चेतावनी क्या है? भारत ने अपने नागरिकों को ड्यू डिस्क्रेशन यानी अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए कहा है। डिस्क्रेशन मीन्स अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। निष्कर्ष ये है कि चीन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दे। चीनी हवाई अड्डों पर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, विशेषकर वे लोग जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चीन की यात्रा ट्रांजिट के दौरान सावधानी बरते। भारत का कूटनीतिक संदेश है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसे चीन कितनी भी बार नकारे, इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से जो इलाके हैं जिस पर चाइना मुठभेड़ करता रहता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का पार्ट है, इधर आपको चाइना देखने को मिलेगा, ये है चाइना। और ये है हमारी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कौन सी है? तो ये जो आप रेड लाइन में देख रहे होंगे ये है मैकमोहन लाइन।
जब ये हमारा समझौता हुआ था, किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था हमारा शिमला समझौता के तहत हमारा ये समझौता हुआ था कि ये जो मैकमोहन लाइन है ये ड्रॉ की गई थी। और इसी में किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत, चाइना और तिब्बत के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। इसी के बारे में ये सब चीजें कही गई थी कि भाई ये मैकमोहन लाइन है और इसे आप क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो चाइना है वो काफी बार यहाँ पर घुसपैठ करता रहता है। कितनी बार यहाँ पर हमारे जो वॉर भी हुए हैं, इसी तरह से इन चीजों को बोला गया है कि यहाँ पर सावधानी। हमारे यहाँ पर हाईवे भी बना हुआ है जिससे कि हम सारी ये सुरक्षा हो सके, लेकिन ये क्या है, इसकी तो आदत है ही, ये तो अपनी आदत से मजबूर ही है कि जब चाहे कर देता है। आपने देखा होगा पहले भी कितनी बार इसने कर चुका है। अक्साई चीन पर इसी तरह से हमला कर दिया था। इस तरह से ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं या फिर उत्तराखंड के कुछ हिस्से हैं, तो ऐसे ही गलवान घाटी में कितनी बार ये घुसपैठ कर चुका है। तो इस तरह इसकी आदतें जो हैं वो इन चीजों को करते रहने की है। इसीलिए जब एससीओ का समिट हुआ था तब हमने कहा था कि इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जरूर है, लेकिन ये विश्वास के बिल्कुल भी लायक नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस पर विश्वास किया जाना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो ये हुआ, ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपको तवांग देखने को मिलेगा और ये आपको चाइना देखने को मिलेगा। इधर आपको भूटान देखने को मिलेगा, ये इंडिया का पूरा पार्ट है। और यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चाइना का बॉर्डर है, इंडिया चाइना, यहाँ पर अक्साई चीन की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इधर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेपाल, जो यहाँ पर द डोकलाम ट्राई जंक्शन हुआ था किस किस के बीच में, भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में, ये हमारा डोकलाम का हिस्सा है। यहीं पर जहाँ पर आप देखोगे डोकलाम में भी ये काफी बार घुसपैठ कर चुका है, तो ये डोकलाम का हिस्सा है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कहाँ कहाँ ये बाउंड्री जो इंडिया और चाइना के बीच में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर आप देखेंगे जो रेड लाइन में, इधर येलो में जो है आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से करते हुए, इधर आपको दिखेगा यहाँ पे डोकलाम का जो ट्राई जंक्शन है, और इधर आपका हमारा पूरा ये अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। डिस्प्यूट एरिया देखेंगे तो ये है सेक्टर, जहां पे आप देखेंगे मिडिल का सेक्टर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा देखेंगे, यहाँ पर काफी घुसपैठ करता रहता है। यहाँ जो हमारा लद्दाख का हिस्सा है, इसमें गलवान घाटी में ये काफी इसकी बहुत सारी घुसपैठ रहती हैं। मिडिल सेक्टर में इधर ये चाइना का हुआ, ईस्टर्न सेक्टर में, और ये हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, और क्योंकि तिब्बत पर चाइना ने हमला करके अपने में मिला लिया है, तो इसी तरह अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हिस्सा है। लेकिन ये अच्छे से हमारी जो मैकमोहन लाइन है पहले से ही ड्रॉ की गई है, जो लाइन एक्चुअल है हमारी, कि जो हमारी मैकमोहन लाइन है, इससे ये ज्योग्राफी भी और जो एक पेपर्स में साइन होती है उसके अकॉर्डिंग भी अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ये जो बात है कितनी बार कह ले, इसे बदला नहीं जा सकता है। आप यहाँ पर देख लेंगे कि विवाद की जड़ क्या है, कि भारत और चाइना के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा होती है। किस किस में? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का वह हिस्सा जिसे भारत अपना राज्य मानता है उसे चीन दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन क्या कहता है अरुणाचल प्रदेश को? कि दक्षिणी तिब्बत का भाग है, इसलिए भारत का नहीं चाइना का है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अविभाज्य और कानूनी हिस्सा है। यह क्षेत्र 1914 के शिमला समझौते में, 1914 में क्या होता, शिमला जब वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तभी ये 1914 में शिमला समझौता हुआ था। जो किस किस के बीच में हुआ था, तो मैंने आपको बताया किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था तिब्बत, इंडिया और चाइना के बीच में। ये भारत का पूर्ण रूप से एक राज्य के रूप में शासित है। पूर्ण रूप से ये राज्य हमारा है और ये हमारे संविधान में भी है, हमारे जो पेपर्स में भी अच्छे से दिया गया है, शिमला समझौते में भी ये दिया गया है। अब चाइना कुछ भी बोलता रहे तो उसके बोलने से तो कुछ होने से रहा। 1914 की मैकमोहन लाइन क्या है? 1914 में ब्रिटिश भारत तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ। इसमें खींची गई सीमा को मैकमोहन लाइंस कहते हैं। मैंने आपको दिखाया मैकमोहन लाइन कौन सी है, तो ये हमारी मैकमोहन लाइन है। ये है मैकमोहन लाइन जो 1914 के शिमला समझौते में ये की गई थी, खींची गई थी। जिस तरह से हमारी भारत पाकिस्तान की बाउंड्री खींची गई थी, इसी तरह से मैकमोहन लाइन भी खींची गई थी। ब्रिटिश तिब्बत के शिमला समझौते में इसमें खींची गई सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत इसी रेखा को अपनी कानूनी पूर्वी सीमा मानता है। मैकमोहन लाइन वैध है, इसलिए अरुणाचल भारत का हिस्सा है। उस समय तिब्बत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय क्या था, तिब्बत स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए उसका समझौता मान्य
नहीं है, यह विवाद की सबसे बड़ी वजह है। इसीलिए ये क्या कहता है कि ये हम नहीं मानेंगे। चीन बार-बार अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश करता है। तिब्बत पर राजनीतिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए वह तिब्बत के दक्षिणी हिस्सों को यानी अरुणाचल पर भी अपना दावा करता है। दलाई लामा जो कि तवांग का महत्व जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है, वहां से बिलोंग करते थे कौन? वहां पर क्या है? एक महत्वपूर्ण बुद्ध मठ है। दलाई लामा यहीं पैदा हुए थे। दलाई लामा जो थे वो यहीं पैदा हुए थे। चीन इसे अपनी धार्मिक और राजनीतिक पकड़ का हिस्सा मानता है। चलेंगे आगे कि अरुणाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय के पास में पड़ता है, चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करता है, सैन्य दृष्टि से भी काफी मजबूत यहाँ पर पोजीशन देता है। इसीलिए इससे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश को अपने में ये मिलाना चाहता है, लेकिन इसकी सारी जो आशाएं हैं वो निसफल हैं क्योंकि ये कभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपने में नहीं मिला सकता है। इसी के साथ बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, हम देखेंगे कौन कौन सा युद्ध हुआ। भारतीय लोगों के वीजा में दिक्कत क्यों? अरुणाचल के लोगों को चीन जो है कौन सा वीजा देता है? तो वो देता है स्टेपल्ड वीजा देता है, क्योंकि वह मानता है कि यह लोग भारत के नहीं चीन के क्षेत्र में आते हैं। भारतीय नेताओं की यात्रा का विरोध क्या है? जब भी भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चीन विरोध करता है कि ये भारतीय लोग क्यों आ रहे हैं। अपने नक्शे में अरुणाचल को साउथ तिब्बत दिखाता है। 2023-24 के चीनी नक्शे में भी ऐसा किया गया था। भारतीयों का एयरपोर्ट रोका क्यों गया? हाल ही में चीन में अरुणाचल की एक भारतीय महिला को पासपोर्ट अमान्य बताकर रोक दिया गया। भारत को स्पष्ट कानूनी मजबूती, अगर आप देखेंगे तो ये है भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, जो चीन का युद्ध हुआ था, इसने सडनली ही भारत पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। कोई ना तो पता था ना ही कोई चीजें थी, एकदम धोखे से इसने वहां पर क्या किया? युद्ध कर दिया, हमला कर दिया। कैसे हुआ? चीन 1962 में अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर हमला किया, लेकिन युद्ध के बाद वह पीछे हट गया। जब युद्ध किया गया तो उसे फिर वो अरुणाचल प्रदेश में घुस गया था, लेकिन क्या गया? उसे अपने पीछे कदम लेने पड़े और उसे पीछे हटना पड़ा। एलएसी पर कई बार टकराव हुए। चीन सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। भारत भी तेजी से सड़कें, एयरबेस और सैन्य पोस्ट विकसित कर रहा है। जब 1962 का युद्ध हुआ था, उसी के तहत क्या किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था कि जहां जहां पर हमें ये लगता है कि जो चाइना है वो हमला कर सकता है, तो वहां पर अपने चेक पोस्ट बना दिए जाएं, वहां पर मिलिट्री को अच्छे से सुविधाएं दी जाए। अब वहां पर सड़कें भी बन रही है। पहले क्या थी? वहां पे सड़कें नहीं थी। हमारी आर्मी को जाने में काफी लंबा टाइम लग जाता था, कई कई दिनों में जाकर वहां पहुंचते थे। लेकिन अब जो हमारी सड़कें वो ठीक की जा रही है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, तो इसीलिए भी चाइना की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है कि अब हम इतना आसान नहीं है भारत पर हमला करना। इसी के साथ भारत चीन जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध कब हुआ था? 1 महीने तक ये युद्ध चला था। 20 अक्टूबर 1962 को ये शुरू हुआ था और 21 नवंबर 1962 तक ये चला, मीन्स 1 महीने तक ये चला था। अगर आप देखेंगे तो सीमा विवाद किस किस में? तो भारत चीन के बीच 2 मुख्य क्षेत्र है। एक है पूर्वी का क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश है, जो कि मैकमोहन लाइन को सीमा मानता है और चीन इसे अवैध कहकर साउथ तिब्बत बताता है। इसी के साथ पश्चिमी क्षेत्र है लद्दाख का, जहां पर अक्साई चीन का है। भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है और चीन इसे अपना हिस्सा बताता है, क्योंकि चीन ने इस क्षेत्र में सड़क बनाई थी। कौन सी है? तो वो है जाइंजीनांग तिब्बत हाईवे, यहां पर बनाया हुआ है। फिर से देखेंगे कि भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है वो क्या थी? तो फॉरवर्ड पॉलिसी में था कि नेहरू सरकार ने सेना को निर्देश दिए जहां भी चीन घुसपैठ करता है वहां छोटे पोस्ट बना दिए जाएं। चीन इसे उकसाने वाला कदम मानता है कि भाई ऐसा मुझे उकसाने के लिए किया जा रहा है। तिब्बत का मुद्दा क्या था कि 1959 में दलाई लामा भारत आए थे। 1959 में क्या हुआ था? जब तिब्बत पर चाइना ने हमला कर दिया था, तो जो दलाई लामा थे वो भागकर कहाँ गए थे? भारत में आ गए थे। तो चीन को लगा भारत तिब्बत के विद्रोहियों की मदद कर रहा है। भारत को कितना नुकसान हुआ था इस युद्ध में? तो जब ये युद्ध हुआ था तो 1383 जो सैनिक हमारे शहीद हो गए थे, 1700 लापता हो गए थे, 400 लोगों को इन्होंने कैद कर लिया था। इसी के साथ भारत की रक्षा नीति पूरी तरह बदल गई है। अब सेना का विस्तार भी बढ़ रहा है, हथियार अधिग्रहण बढ़ गया है और पर्वतीय जो डिवीजन है वो भी तैयार कर दिए गए हैं। 1965 और 1971 में भारत बहुत मजबूत सेना के साथ लड़ा। चीन ने अक्साई चीन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। ये 1962 की बात है। फिर जब 1965-1971 हुआ तो ये भारत को नहीं हरा पाया। चीन ने अक्साई चीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। चीन ने अक्साई चीन पर कितने किलोमीटर पर? तो 38,000 वर्ग किलोमीटर पर इसने अपना कब्जा किया हुआ है। इस साथ भारत और चीन में अविश्वास बढ़ा, जो आज भी दिखता है। 2020 में गलवान घाटी में इसने ऐसे ही घुसपैठ की। 2017 में इसने डोकलाम में भी इसी तरह से घुसपैठ की थी, जहां पर इसे मुंह तोड़ जवाब
जवाब भी मिला। छोटा सा सार देखेंगे कि 1962 में सीमा विवाद के कारण जो चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ था, भारत फॉरवर्ड पॉलिसी चला रहा था, चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला किया, चीन जीत गया और युद्ध विराम घोषित किया गया। युद्ध के बाद भारत ने सेना को बहुत मजबूत अपना किया है। इसी के बीच कहा जाता है कि जब क्योंकि उस टाइम पे जब ये 1962 का युद्ध हुआ था तो चाइना और भारत के रिश्ते काफी मजबूत थे और जवाहरलाल नेहरू जी को काफी विश्वास था उन लोगों पर। लेकिन जब ये युद्ध किया गया तो माना जाता है कि नेहरू जी को उसी से सदमा लग गया, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु भी मानी जाती है कि वो उस सदमे से उभर नहीं पाए कि चाइना ने ऐसे कैसे कर दिया। देखते हैं व्हाट इज द इंडियन पोस्ट ध्रुव फ्रेमवर्क क्या है। अब ये ध्रुव फ्रेमवर्क क्या है? जो ध्रुव फ्रेमवर्क है, क्या किया गया है कि जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं, कुछ अपने फॉर्म भरते हैं या कुछ एड्रेस करते हैं या फिर कुछ भी चीजें करते हैं तो उसके लिए हमें अपने घर का एक एड्रेस देना होता है और हर जगह हमें बार बार उसे फिल करना होता है। लेकिन अब एक पोस्ट जो है, जो ध्रुव फ्रेमवर्क चला है, उसमें क्या है कि एक आईडी बनाई जाएगी। जैसे हमारा आधार कार्ड की आईडी होती है, उसे कहीं पूरे भारत में कहीं भी डाल दो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन खुल के आ जाती है। इसी तरह से जो हमारा एड्रेस है उसकी भी एक आईडी बनाई जाएगी। फिर उस आईडी को जहां भी फिल करेंगे वो जो आईडी है ओपन हो जाएगी और हमारा जो एड्रेस है अपने आप ही खुलकर आ जाएगा। तो ये इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, ध्रुव फ्रेमवर्क। जानते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार के डाक विभाग ने मई में ध्रुव नाम का एक नया सिस्टम प्रस्तावित किया है। ध्रुव क्या है? डिजिटल हब, इसकी फुल फॉर्म। जो ध्रुव की फुल फॉर्म है इसे आप अच्छे से देखें, हमारे एग्जाम में काफी बार फुल फॉर्म पूछी जाती हैं और मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। तो आप याद रखें कि ध्रुव की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये सिस्टम क्या करेगा? भारत के सभी फिजिकल पते, जो घर हो, दुकान हो, ऑफिस को, एक लेबल के रूप में स्टैंडर्ड और डिजिटल बनाएगा। एक लेबल इस पर देगा, क्या करेगा? एक लेबल दे दिया जाएगा जो कि उसमें एक आईडी दी जाएगी और उससे ही आपका घर हो, आपकी दुकान हो, आपका ऑफिस हो, उसका पता खुलकर आ जाएगा। उसी तरह से होंगे जैसे ईमेल एड्रेस होते हैं, जैसे हमारी ईमेल एड्रेस होती है, इसी तरह से ये एक आईडी होगी। सरकार कहती है कि ध्रुव से बेहतर शासन होगा, समावेशी सेवा होगी और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर करेंगे। इसे लागू करने के लिए पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया गया है। यह सिस्टम जो है डीजी पिन, जो कि हमारे 10 अंकों का डीजी पिन होगा, अल्फा न्यूमेरिक लोकेशन कोड लॉन्च होने के बाद प्रस्तावित किया जाएगा। इसके बाद ध्रुव का जो है कि ध्रुव को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बनाया जा रहा है। जैसे आधार कार्ड है हमारा या फिर यूपीआईडी हुई, इसी तरह से एक ध्रुव हमारा क्या होगा? एक आईडी होगी और हमारा जो भी सारी हमारा एड्रेस है वो निकल कर आ जाएगा। हर घर को एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस लेबल देना होगा। इस लेबल का उपयोग कौन करेगा? सिर्फ जो इंडिया पोस्ट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स, उबर, रैपिडो जैसे गिग जो प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, उपयोगकर्ता को बार बार पता लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम कोई भी चीजें करेंगे तो हमें बार बार अपना पता डालने की जरूरत नहीं होगी। एक यूपीआई आईडी होगी, उसे फुलफिल करेंगे और क्या होगा? ये आईडी खुलकर आ जाएगी। सिर्फ एक लेबल देना है, लेबल उपयोगकर्ता द्वारा ऐप के जरिए ऑटोमेराइज जो कि किया जाएगा। डीजी पिन क्या होगा? तो भारत पोस्ट द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स हर 12 वर्ग मीटर के ब्लॉक का एक यूनिक लोकेशन कोड होगा। क्या करेगा ये? तो पोस्टमैन को किसी भी पते को सटीकता से ढूंढने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी आसान होगी। सामान्य पते के साथ बैकअप के तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। ध्रुव का जो इकोसिस्टम है किन किन से बनेगा? तो इसमें कई प्रकार की सेवाएं होंगी, जैसे एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे जीमेल एड्रेस देता है उसी तरह डिजिटल एड्रेस लेवल भी देगा। एड्रेस वैलिडेशन एजेंसीज होंगी, एड्रेस का सत्यापित करेंगी। एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट्स होंगे जो कि यूजर्स का कंसेंट लेकर एड्रेस शेयरिंग को मैनेज करेंगे। इसी के साथ गवर्नेंस जो एंटिटी होगी, निगरानी संस्था होगी, एनपीसीआई यूपी की तरह इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगी। ये होगी ध्रुव कैसे काम करेगा? तो एक कांस्टेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग होगा। जैसे बैंक में टोकनाइजेशन होता है उसी तरह से लोग अपने एड्रेस को टोकनाइज करेंगे। उपयोगकर्ता तय करेंगे कि कौन सी संस्था उसकी एड्रेस जानकारी देख सकती है,
कब देख सकती है, किस उद्देश्य से देख सकती है, ये कौन उसे टोकनाइज करेगा, तो वो करेगा उपयोगकर्ता। शिफ्टिंग और मूविंग हाउस में भी मदद होगा। जब हम घर बदलते हैं तो कई जगहों पर पता अपडेट करना पड़ता है। इसी के साथ एक बार अपडेट सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप बदल जाएगा। अगर आपने उस यूपीआई आईडी में एक बार अपडेट किया तो वो खुद से खुद ही जहां जहां हमने वो फुलफिल किया हुआ होगा एड्रेस, वो खुद पे खुद ही बदल जाएगा हर जगह पर। डिलीवरी सेवाएं जैसे कि अमेज़न हुआ, स्विगी, पोस्ट ऑफिस आसानी से अपडेट लोकेशन पाएंगी। इसका ये बेनिफिट होगा, जो अर्बन गवर्नेंस है उसे भी मदद मिलेगी। जैसे कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रणाली शहरों के शासन, जो अर्बन गवर्नेंस है, में कितना उपयोगी होगी। यह प्रणाली लोगों के कंसेंट आधारित डेटा पर आधारित होगी, न कि जनसंख्या सर्वे आधारित पर। एड्रेस शेयर न करें, यह वर्चुअल लेबल न बनाए तो सरकार को सटीक डेटा नहीं मिल पाएगा। इससे शहर की योजना, टाउन प्लानिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब इनकी चीजें थी। आप एक बार देख सकते हैं कि ध्रुव एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जो देश के पते को एक वर्चुअल एड्रेस लेबल देगा। इससे डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स और सरकारी सेवाओं को बड़ी सुविधा होगी। उपयोगकर्ता को बार बार अपना पता लिखने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड है, ये इफेक्टिव गवर्नेंस और इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी में भी मदद करेगी। इसका उपयोग कंपनी और सरकारी प्लेटफॉर्म दोनों ही करेंगे। तो ये हुआ हमारा ध्रुव, जो हमारी एक यूपीआई आईडी की तरह काम करेगी। पोस्ट ऑफिस इससे कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस 2023 एक्ट के तहत इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये सब चीजें हुई। चलिए इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जीनोसाइड के ऊपर। तो देखेंगे जीनोसाइड क्या है, क्या क्या चीजें हमें इसे देखने को मिलेगी। द हिंदू की ये कल क्वेश्चंस दिए गए थे, तो इसे भी हम देखेंगे। जीनोसाइड कन्वेंशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक समझौता है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 1948 में अपनाया था। इस समझौते में पहली बार दुनिया ने नरसंहार को एक अपराध घोषित किया था। इसी के लिए यानी कोई भी देश, समूह, सरकार आदि जानबूझकर किसी जाति, नस्ल, धर्म, समुदाय को नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा। अगर इस तरह करता तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, रशिया को भी कितनी बार कहा गया कि वो नरसंहार कर रहा है, जीनोसाइड का उल्लंघन कर रहा है। इसी तरह से तो अंतर्राष्ट्रीय में उसे अपराध माना जाता है। तो ये सब चीजें ही कब किया गया था? 1948 में बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। जीनोसाइड एक्ट के द्वारा, जीनोसाइड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया था। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीनोसाइड कन्वेंशन को किस तारीख को अपनाया था। तो ये किस तारीख को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 9 दिसंबर 1948 में। कब? 1948 में इसे अपनाया गया था। ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर देख लोगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीनोसाइड कन्वेंशन को 9 दिसंबर 1948 को अपनाया था। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में पहली बार जीनोसाइड शब्द को अपराध बनाया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि यह समझौता कब लागू हुआ और कानूनी रूप से प्रभावी बना। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते अपनाए जाने के कई साल बाद लागू होते हैं। तो ये समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 जनवरी। कब हुआ था? 12 जनवरी 1951 में। 12 जनवरी 1951 में इसे लागू किया गया था। ये लागू हुआ था। तो यहाँ आप देखेंगे 12 जनवरी 1951 में इसे लागू किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीनोसाइड कन्वेंशन को लागू होने के लिए सदस्य देशों की एक तय संख्या द्वारा अनुमोदन जरूरी था। यह संख्या पूरी तरह समझौता 12 जनवरी 1951 को कानूनी रूप से प्रभावी बना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि साल 2025 तक लगभग कितने देश इस सम्मेलन का हिस्सा हुए। तो कितने देश थे? तो इस देश का 153 देश इस जो समूह है, इस समुदाय, इस सम्मेलन का सदस्य देश बने। कौन कौन से? 153। देखते हैं साल 2025 में लगभग कितने देश इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो 153 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। 2025 तक दुनिया के लगभग 153 देश जीनोसाइड कन्वेंशन को स्वीकार कर चुके थे। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किए गए मानव अधिकार समझौते में से एक है। इसी के साथ इसका चलते हैं, थर्ड हो गया क्वेश्चन हमारा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन है, इन्हें फटाफट हम देख लेंगे कि क्या क्या है। What 4 type of groups are protected under the convention's definition of genocide? Genocide convention
किस 4 प्रकार के समूह को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जिसके खिलाफ नरसंहार जो अपराध माना जाएगा आमतौर पर कौन-कौन से हैं? तो वो सब हैं जैसे कि हमारे हुए राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय और धर्मीय। राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय और धार्मिक समूह पर अगर इन्हें टारगेट कर कर किसी देश पर इस तरह से हमला किया जा रहा है तो इसे नरसंहार माना जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे नेशनल, एथनिकल, रैशनल या फिर रिलीजियस ग्रुप हैं, इन्हें अगर टारगेट किया जाएगा तो ये एक जीनोसाइड माना जाएगा। अगर इन किसी भी समूह को नष्ट करने के उद्देश्य से कार्य किया जाए तो वह जीनोसाइड माना जाएगा। जीनोसाइड माना जाएगा और जो रशिया कर रहा है तो वो राष्ट्रीय समूह के उस क्षेत्र में आता है, इसलिए उसे जीनोसाइड माना जाता है। क्या ये समझौते सांस्कृतिक नरसंहार भी हो सकते हैं या फिर राजनीतिक नरसंहार को जीनोसाइड की परिभाषा में शामिल करेंगे? ये कह रहे हैं कि राजनीतिक होगा या फिर सांस्कृतिक होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो आप सब जानते हैं कि यहाँ देखेंगे कि जो हमारे ये कल्चर जीनोसाइड है या पॉलिटिकल जीनोसाइड को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय समूह, जातीय समूह या फिर हमारी नस्लीय समूह या फिर धार्मिक समूह। सांस्कृतिक पहचान मिटाना, राजनीतिक समूह को निशाना बनाना जीनोसाइड की परिभाषा में नहीं माना जाता है। ये हुए हमारे 5 क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारी साइबर बैंक के लिए। साइबर बैंक ओपन्स म्यूचुअल फंड रूट टू रूट रशियंस रूपी सरप्लस। अब ये क्या है? साइबर बैंक। साइबर बैंक रशिया का बहुत बड़ा बैंक है और ये एक म्यूचुअल जो करेंसी है उसे लेकर आ रहा है, मींस म्यूचुअल फंड्स को लेकर आ रहा है। किस तरह से? तो इसने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स है कैसे हो रहा है कि भारत अगर रशिया से तेल खरीद रहा है तो वो रुपीस दे रहा है या फिर डॉलर्स दे रहा है अगर, तो क्या हो रहा है कि जो डॉलर्स है, रशियन जो रुपीस है उसे डॉलर में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप ने क्या किया, उन पे ये प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वो डॉलर को यूज नहीं कर सकते। इसी की वजह से क्या हो रहा है, जितना भी रशिया भारत ऑयल खरीद रहा है और जो करेंसी रशिया के पास जा रही है वो वहां पर जमा हो रही है, उसे वो कुछ भी उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो वहां के जो निवेशक है भारत में निवेश करें तो इससे क्या होगा, जो हमारी करेंसी है उसका आदान प्रदान इजीली ढंग से हो पाएगा। तो इसके लिए एक साइबर बैंक क्या प्लानिंग लेकर आया है तो देखेंगे कैसे है। रूस की फंसी हुई जो भारतीय रुपए की राशि को निवेश में लगाने का नया रास्ता साइबर बैंक का म्यूचुअल फंड करेगा। रूस की सरकारी बैंक साइबर बैंक भारत में एक म्यूचुअल फंड जो कि निफ्टी 50 से जुड़ा हुआ है शुरू कर रही है, ताकि रूस के पास भारत में जमे पड़े जो अरबों रुपए का भारतीय शेयर बाजार इंडियन इक्विटीज में निवेश किया जा सके। रूस के पास इतने भारतीय पैसे रुपए क्यों फंसे हैं? तो रूस भारत को भारी मात्रा में क्रूड ऑयल बेच रहा है, भारत भुगतान करता है भारतीय रुपए में। समस्या यह है कि रूस इन रुपयों को डॉलर में नहीं बदल सकता, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए हुए हैं, यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं। इसीलिए ये रुपए विशेष जो विस्ट्रो अकाउंट में, जो उसका वेस्ट्रो अकाउंट है उसमें पड़े रहते हैं और ये उपयोग नहीं हो पाते। रूस के पास भारत में अरबों रुपए फंसे हुए हैं जिन्हें वह अन्य देशों में उपयोग नहीं कर सकता। तो इसी के लिए साइबर बैंक ने समाधान निकाला कि म्यूचुअल फंड जो रूट है, अब साइबर बैंक एक नया क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड ला रहा है जो निफ्टी 50 इंडेक्स से जुड़ा होगा। इसमें क्या होगा, जिससे रूस के निवेशकों को भारत के सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा। आप सब जानते हैं कि अभी भारत की जो रुपए की सिचुएशन है वो काफी गिर रही है, मींस $90 के करीब पहुंच गई है। किस वजह से? क्योंकि जो अमेरिका के निवेशक हैं वो भारत की जो फंड्स है उनमें से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे हमारे रुपए की कंडीशन गिरती जा रही है। अब अगर रशिया भारत में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है तो इससे क्या होगा, रुपया की हालत भी सुधरेगी। भारत और रशिया के बीच और जो व्यापार है, जो हमारा क्रूड ऑयल का हुआ या फिर और जो चीजें, उसमें और मजबूती आएगी, जो दोस्ती है उसमें मजबूती आएगी, हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी होगी और रुपये की सिचुएशन भी अच्छी होगी। तो इसी के लिए किया जा रहा है, रूस अपने फंसे हुए रुपये को भारतीय बाजार में निवेश कर सकेगा। भारत को फायदा क्या होगा? तो भारत की निवेश पूंजी में भारत की जो रेल हुई, लॉजिस्टिक्स हुई, ऊर्जा हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो
फार्मास्यूटिकल्स हुए या फिर आईटी और ऑटोमेशन हुए जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, भारत का वित्तीय बाजार मजबूत होगा, भारत रूस के जो आर्थिक संबंध है वो गहरे होंगे। तो इसका ये फायदा होगा। रशिया को क्या फायदा होगा? तो अपने फंसे हुए रुपए का उपयोग निवेश में बदल सकेगा, भारतीय कंपनियों से उच्च रिटर्न कमा सकेगा, आर्थिक प्रतिबंधों से बचाव का रास्ता मिलेगा। इसे विन विन स्ट्रेटेजी भी कहा गया है। क्या? विन विन स्ट्रेटेजी। भारत रूस व्यापार में वृद्धि, कच्चे तेल के आयात बढ़ने से भारत रूस व्यापार जो हमारा ईयरली में बढ़कर जो हमारा 2025 में हमारा जो व्यापार बढ़ा है वो कितना $68 बिलियन हो गया है। $68 बिलियन हो गया, जबकि 2021 में कितना था? तो सिर्फ $13 बिलियन था। अब कितना हो गया है? $68 बिलियन हो गया है। 5 गुना वृद्धि की है। जो हमारा रशिया के साथ व्यापार है वो 5 गुना बढ़ा है 2021 से लेकर 2025 तक। इसीलिए अब क्या होगा? अगर ये म्यूचुअल फंड्स होंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी बढ़ोतरी देखी जाएगी। ये सेबर बैंक ने एक समाधान निकाला है जिससे कि म्यूचुअल फंड्स को अब निफ्टी 50 के द्वारा निवेश करेंगे रशिया के निवेशक। चलते हैं नेक्स्ट पर। फायर काउंट गिव्स अस स्कीव पिक्चर्स ऑफ स्टेबल बर्निंग। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो यूज ऑफ फायर काउंट सैटेलाइट ड्राइव करती हैं उनसे ये पता चला कि सरकार कहती है कि जो पंजाब हरियाणा में जो बर्निंग है वो स्टेबल हुई है। हरियाणा और पंजाब में बर्निंग स्टेबल हुई है कितनी? 90%। वो कहते हैं कि 90% की बढ़ोतरी हुई है, 90% कम हुआ है, मीन्स 90% कम हुआ है जो हमारा बर्निंग है। पराली जलाना है। आप सब जानते हैं कि हरियाणा पंजाब में पराली भारी मात्रा में जलाई जाती है। क्यों जलाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे राइस काफी भारी मात्रा में उगाए जाते हैं, गेहूं भी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है। और वो क्या करते हैं, आप जानते होंगे कि जो गेहूं और चावल यहाँ पर बोए जाते हैं उनके ऊपर ऊपर से गेहूं चावल को निकाल लिया जाता है, बाकी जो भूसा बचता है उसे वो खेतों में ही जला देते हैं, जिससे क्या है जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है और यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिलेगा। इसी की वजह से क्या है जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में आता है और भी आसपास के इलाकों में जो एनसीआर के इलाके हैं उनमें, और पोल्यूशन की जो मात्रा बढ़ी हुई है उसकी वजह से कहा गया पराली को कम जलाया जाए जिससे कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल में रख सकें। लेकिन क्या है कि ये कहा गया हरियाणा पंजाब की तरफ से कि हमने 90% कमी की है, लेकिन ये सही डेटा नहीं है। सही डेटा क्या है? तो लेकिन एक नई सोच जो ई फॉरेस्ट के अनुसार फायर काउंट जो आग की संख्या देखकर यह दावा गलत हो सकता है। वास्तव में बर्न जो एरिया है, जली हुई जमीन का जो क्षेत्र है वो 30% ही कम हुआ है। कैसे? कि जो जले हुए धब्बे रह जाते हैं, क्या करते हैं लोग, यहाँ पे जो सैटेलाइट है उन्हें पता है कि किस किस टाइम पर सैटेलाइट यहाँ पर घूम कर जाती है, तो वो क्या करते हैं जब उस सैटेलाइट के बीच का जो गैप होता है, उसके राउंड लगाने के टाइम के बीच का जो गैप होता है उसमें वो उस पराली को जला देते हैं और फिर उसे ढक देते हैं। उस हिस्से को क्या करते हैं, वो ढक देते हैं और बाद में क्या होता है कि बोल देते हैं कि यहाँ पर पराली का जो है बहुत ही कम जलाया जा रहा है। लेकिन अब एक और अलग से जो हमारा सैटेलाइट है लॉन्च किया गया है, उसने क्या है वो क्या करेगा, वो हर 15 मिनट में चक्कर लगाएगा और वो ढकने के बाद अगर काले धब्बे जो पाए जाते हैं जमीन पर, जो जलने के धब्बे पाए जाते हैं, उनसे भी वो अब क्या कर पाएगा, रिसर्च कर पाएगा, खोज कर पाएगा कि कहां कहां पर पराली जलाई जा रही है। तो इसमें जाना गया है कि सिर्फ 30% ही कम हुई है, 90% कम नहीं हुई है। यानी आग की संख्या कम दिख रही है पर जली हुई जमीन उतनी कम नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि स्थिति को समझने के लिए सिर्फ फायर काउंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं ई फॉरेस्ट का जवाब क्या है। जो ई फॉरेस्ट है, इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी ने कहा आग की संख्या कम दिख सकती है लेकिन असल में जला हुआ जो क्षेत्र है वो 30% ही कम हुआ है। मीन्स 31,500 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 19,700 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। इसका मतलब है सैटेलाइट आग की छोटी घटनाओं को पकड़ नहीं पाते, इसलिए फायर काउंट मिसलीडिंग हो सकता है। बर्न्ड एरिया क्यों ज्यादा भरोसेमंद है? तो आग बुझाने के बाद भी जमीन पर जो बर्न मार्क्स रहते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इन्हें डिटेक्ट कर लेती हैं। स्मोक और लैंड बर्निंग को पकड़ने में बर्न्ड एरिया जो मेथड है ज्यादा अच्छा है। इसीलिए फायर काउंट की जगह बर्न्ड एरिया से स्थिति को बेहतर समझा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि आप ये मत देखो कि आग कहां कहां लग रही है, आप बर्न्ड एरिया को देखो, कौन कौन सा क्षेत्र जला हुआ है, कहां कहां पर जलने के जो साक्ष्य हैं वो पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पता लगाओ कि भाई कितना जो हमारी ये पराली जलाने में कितनी कमी आई है। इसी के साथ एक मेटो जो सेट है 8 और 9
सर्च किया गया है वो क्या है, जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या भूमिका है। ये पृथ्वी के ऊपर एक जगह से लगातार डेटा लेते हैं। इनके फायदे क्या है, ये हर 15 मिनट में डेटा पूरे दिन निगरानी करेगी, हर 15 मिनट में डेटा लेगी और पूरा दिन ये निगरानी करेगी। जली हुई जगह की हीट सिग्नेचर नियमित मिलती है, उनसे ये पता कर लेगी कि कहां कहां पर जो बर्न हमारे साइन पाए गए हैं और कहां कहां प्रणाली को जलाया गया है। 2022 में ज्यादातर फायर शाम के समय लग रही थी। यही समय पोलर सैटेलाइट्स जो थे हमारे, जैसे कि मोडीज हुए, वार्स हुए, मिस कर देते थे, इसलिए फायर काउंट कम दिखता था। लेकिन हकीकत में आग अभी भी लग रही है। ये हुई हमारी सैटेलाइट। अब कौन सी सैटेलाइट है, मेटो सैट 8 और 9, जो कि बर्न जो इलाके हैं, जो फील्ड है, उन्हें वो देखेगी और वहीं से क्या करेगी, वो पता लगाएगी कि कहां कहां पर पराली को जलाया जा रहा है। हर 15 मिनट में राउंड लगाएगी, हर 15 मिनट में चक्कर लगाएगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये है 7 स्टेट्स कंट्रीब्यूट मोर टू टोटल टैक्सेस देन देयर शेयर फ्रॉम डिवोल्यूशंस। अब ये डिवोल्यूशंस क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे, आप सब जानते ही हैं कि स्टेट और केंद्र के बीच एक अलग ही सिचुएशन बनी रहती है। अगर स्टेट और केंद्र में सेम ही पार्टी की सरकार है तब तो अच्छी खासी चीजें चलती हैं, लेन देन अच्छा रहता है, जो केंद्र है अच्छा खासा पैसा भी देती है स्टेट में। लेकिन बाई चांस अगर स्टेट में दूसरी किसी पार्टी की सरकार है तो वहां बड़ी प्रॉब्लम्स उठाने को देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा पंजाब में केजरीवाल रोजाना एलिगेशन लगाए रहते हैं केंद्र पर कि केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही है। जब वो दिल्ली में थे तब भी वो एलिगेशन लगाते थे कि केंद्र हमें जितना हमें पैसा चाहिए उतना नहीं दे रही है, जबकि हम टैक्स काफी भारी मात्रा में उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी हमें वो जो मिलनी चाहिए उतनी चीजें भी नहीं मिल रही हैं। तो हम देखेंगे कि किस किस राज्य के साथ क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं कि 7 ऐसे राज्य जो पूरे देश के टैक्स में अधिक योगदान देते हैं, लेकिन बदले में केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम मिलता है। देश के 7 राज्य ऐसे जो भारत में कुल टैक्स वसूली में अपने हिस्से से ज्यादा योगदान करते हैं। मींस जो टैक्स वसूल करते हैं वो बड़ी मात्रा में केंद्र को देखते हैं, लेकिन केंद्र जो उन्हें हेल्प करती है, जो वापस में देती है, वो बहुत ही कम मात्रा में देती है। इसका क्या है, केंद्र सरकार से उन्हें डेवोल्यूशन कर वितरण में उतना हिस्सा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। मींस डेवोल्यूशन में जो टैक्स वसूलती है स्टेट या राज्य, वो जो केंद्र को दे देती है, लेकिन जब डिवोल्यूशन होता है या फिर जो सरकार को चाहिए होता है स्टेट को, उतना वापस में नहीं आता है, बल्कि उससे बहुत ही कम मात्रा में उन्हें दिया जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले टैक्स का हिस्सा जो है के अनुसार यूपी का मामला देख लेते हैं सबसे पहले कि यूपी में क्या चीजें हैं। यूपी से जो टैक्स वसूल किया जाता है वो कम किया जाता है, लेकिन जब उसे वापस दिया जाता है उसे भारी मात्रा में दिया जाता है। तो क्या है, तो आइए देखते हैं कि यूपी का मामला है। उत्तर प्रदेश में 2020-21 से 2024-25 के बीच कुल टैक्स वसूली कितनी है, 4.6% है। जो रेड में लिखा हुआ है आप इसे ही सबसे ज्यादा नोटिफाई करें कि 4.6 योगदान है, लेकिन जो उसे दिया जाता है वो 15.8 टैक्स हिस्सा प्राप्त किया जाता है, लेकिन केंद्र से उसे 15.8 टैक्स हिस्सा मिलता है। मतलब यूपी को उसके योगदान से कहीं ज्यादा हिस्सा मिला हुआ है। इसी के साथ अगर इसके बदले में आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा देश के कुल टैक्स राजस्व का वो 36.1% योगदान करता है, लेकिन जब उसे डिवोल्यूशन में दिया जाता है तो उसे 6.65% ही मिला हुआ है। तो ये एक जो है भेदभाव देखा गया है, यानी महाराष्ट्र देश का बड़ा टैक्स उत्पादक राज्य है, लेकिन केंद्र से मिलने वाला हिस्सा काफी कम है। नेगेटिव गैप कहा गया है, इससे क्या कहा गया कि नेगेटिव गैप कहा गया है। देखते हैं यहाँ पर किस राज्य को कितनी चीजें मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे किन राज्यों का योगदान ज्यादा है लेकिन हिस्सा कम मिल रहा है, तो कर्नाटक 8.8% अंक कम है, हरियाणा में 4.3% कम है, गुजरात में 3.5, तमिलनाडु में 2.95 है, तेलंगाना में 1.4 ओनली है, गोवा में 0.04 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नकारात्मक अंतर देखा गया है। इतने अंतर ये देखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो अंतर देखा गया वो महाराष्ट्र में देखा गया है। और दिया जिसमें गया है कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें योगदान से अधिक हिस्सा दिया गया है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। मींस उसे उसका योगदान कितना है 4.6 का, उसे दिया कितना जा रहा है 15.8% दिया जा रहा है। इधर अगर उत्तर बिहार में देखेंगे तो इसका योगदान कितना है, तो ये 8% है, लेकिन दिया कितना जा रहा है 5.5% इसे दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश 8% इसे दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश को 5.5% दिया जा रहा है और राजस्थान को 3.5
1.55% अंक ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये है ऐसे देश, ऐसे राज्य जिन्हें ज्यादा दिया जा रहा है उनके जो वो टैक्स वसूल कर केंद्र को दे रहे हैं उनके मुकाबले। तो ये हुई हमारी बातें। अब चलते हैं अपने जो हमारे प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। जनजातीय गौरव वर्ष पहल के तहत भारत का पहला एआई शक्ति अनुवादक जो आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो वो है आदिवानी। आदिवानी क्या है? तो हमारा आदिवानी एक आदिवासी भाषाओं का अनुवादक है। क्या है? आदिवासी। आदिवासी जो भाषाएं होती हैं उनका अनुवादक कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है, भाषाओं का अनुवादक कौन है? तो वो कर रहा है आदिवानी। कौन है? आदिवानी इसका अनुवादक करता है। क्या करता है? अनुवादक। आप याद रखें, ये अनुवादक किसका है? आदिवासी का वादक। ये देखेंगे आदिवानी हुआ, आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशियाई का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो एशिया में, अगर आप देखेंगे एशिया में, तो एशिया में है ये सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर जो है एशिया का जो देश है वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाता है। कितना? टॉप 10 में अपनी जगह बनाता है। और कौन सा स्थान है इसका? छठवां स्थान है। कौन सा? छठवां स्थान है। और ये एशियाई देशों में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाला देश है। कौन सा? सिंगापुर। ये देखा गया। इसके बाद आप थोड़े से और भी देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि दक्षिण एशिया और एशिया की तुलना में जापान अगर आप देखोगे तो 12वीं रैंकिंग पर है, मलेशिया 13वीं रैंकिंग पर है, भूटान को देखोगे 21वें पे, मंगोलिया 37, वियतनाम 38, ताइवान 40, दक्षिण कोरिया 41, तिमोर लिस्ते 44, लाओस 47वें स्थान पर अपना स्थान रखता है। ये हुआ जीपीआई की अवधारणा के साथ कि जीपीआई की जो रैंकिंग है वो कितनों देशों में से? 163 देश में से सिंगापुर कौन से स्थान पर है? छठे स्थान पर है। इसके बाद ही आप देखेंगे कि 17 वर्षों में 13वीं बार जो है रिपोर्ट ग्लोबल क्षमता में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के क्षेत्र में इस समय दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका मुख्य कारण है बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ता तनाव और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि। ये देखा गया कि दक्षिण एशिया जो है काफी इसकी जो चीजें खराब हुई दिख रही हैं। भारत में पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम मल्टी लेन फ्री फ्लो कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है गुजरात के NH48 84 टोल प्लाज्मा पर। ये क्या है? ये एक बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम है जो कि मल्टी लेन फ्री फ्लो लॉन्च करता है। कौन सा है? गुजरात का NH48 84 टोल प्लाज्मा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर जो है सेविंग प्रो में भारत का पहला ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो किया गया जियो पेमेंट्स बैंक के द्वारा। किसके? जियो पेमेंट्स बैंक के द्वारा हमारा जो है पहला, कौन सा? पहला ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। ये किस तरह वर्क करेगा? तो आप अगर देखेंगे किस तरह वर्क करेगा तो इसके लिए आप जानेंगे, देखते हैं यहां पर ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट क्या है कि सेविंग प्रो है। क्या है? सेविंग प्रो है, जियो पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया जा रहा है जो भारत में पहला ऐसा सेविंग अकाउंट है जो आइडियल बैलेंस, जो हमारा पर्याप्त उपयोग में आने वाली जमा राशि को ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में स्वतः निवेश करेगा। मीन्स ऑटो इन्वेस्ट करेगा। जो हमारा पर्याप्त उपयोग में आने वाली जमा राशि है उसको क्या करेगा? रातों रात क्या करेगा? ओवरनाइट में, मीन्स म्यूचुअल फंड कर देगा और स्वतः ही वो निवेश हो जाएगा। ये कैसे काम करेगा? तो एआई ड्राइव स्वैप के द्वारा काम करेगा। स्विंग प्रो में एक ऑटो स्वीप तकनीक होगी जो कि आपकी बचत राशि में से अधिशेष भाग को दिन प्रतिदिन ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में स्वतः संचालित कर देगी। तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा कौन सा है? जियो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने रेलवे कर्मचारी के लिए उन्नत वीजा लोन सुविधा के लिए किस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं हमारे रेलवे के कर्मचारी के लिए उन्नत वीजा लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वीजा पर हस्ताक्षर किए हैं। जो लोन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या होगा कि लोन कर्मचारी अब बैंक से आसानी से उन्नत वीजा लोन ले सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, चिली के एटलस सर्वेक्षण टीम ने कौन सी नई खगोलीय खोज की है? तो कौन सी की है? तो वो की है 3I एटलस धूमकेतु। कौन सी? 3I एटलस नेबुला की खोज की है, धूमकेतु की खोज की है।
आप इसे जान सकते हैं कि ये क्या है। तो चिली ने एटलस सर्वेक्षण टीम ने एक नई खोज की है। इस टीम ने 3I एटलस धूमकेतु का पता लगाया है। ये खोज अंतरिक्ष और खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3I एटलस धूमकेतु एक अंतरिक्ष धूमकेतु जैसे दूरबीन और अत्यधिक एटलस सर्वेक्षण तकनीक से खोजा गया है। 3I इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 3 प्रमुख चमकते क्षेत्र दिखाई देते हैं। ये खोज खगोलीय विज्ञानों को ब्रह्मांड की संरचना, गैसों, धूल, नक्षत्रों के विकास को समझने में मदद करेगी। चिली की दूरबीन और एटलस सर्वेक्षण की यह पहल खगोलीय खोजों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रही है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दक्षिण कोरिया में मोबाइल फोन और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया? तो वो लगाया गया हानिकारक सामग्री और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण कोरिया ने मोबाइल फोन के कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ये बच्चों के लिए हानिकारक है, ये मिसलीडिंग करते हैं, जिससे कि बच्चे इनका मिसयूज करते हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओमान ने नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसके लिए? विदेशी निवेशकों और प्रतिभाशाली लोगों के लिए आकर्षित करने के लिए। क्या है गोल्डन वीजा? तो मैंने आपको बताया था कि ये वीजा है कि अगर वहां पर जाने के बाद अगर कोई भी ओमान में पहुंचता है और ओमान में पहुंचने के लिए बिजनेस के लिए कोई वीजा लेता है तो उसका सिर्फ एक वीजा बनेगा, फिर वो पूरे ओमान में कहीं भी बिजनेस कर सकता है। उसे अलग अलग जगह वीजा या अलग अलग चीजों को व्यवसाय करने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ एक गोल्डन वीजा है जो कि पूरे ओमान में उसका काम करेगा। तो ये है, ओमान ने नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष प्रतिभा निवेशकों को आकर्षित करना, देश में लंबे समय तक रहने की सुविधा देना है। गोल्डन वीजा क्या है? ये एक लंबी अवधि का निवेश वीजा है जो निवेशकों, विशेषज्ञों को, कुशल पेशावरों को दी जाती है। वीजा धारक को ओमान में स्थानीय लंबी अवधि तक रहने, काम करने, निवेश करने की अनुमति मिलती है। ओमान की अर्थव्यवस्था में विदेश निवेश बढ़ेगा। प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना और स्थानीय विकास को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये हुआ गोल्डन वीजा के बारे में। अब चलते हैं वन लाइनर, फटाफट से कुछ न्यूज है। ओलंपिक 2036 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। 3000 खिलाड़ियों को मिलेगा हर महीने 50,000 रुपए। अगर कोई भी 2036 ओलंपिक के लिए तैयारी करता है तो 3000 खिलाड़ियों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, उन्हें 50,000 रुपए महीना भी दिया जाएगा। सेकेंड है, पीएम मोदी की यूके और मालदीव यात्रा मुक्त व्यापार समझौते और रिश्तों को सुधारने पर रहेगा जोर। ईडी ने जहांगीर बाबा पर कसा शिकंजा, 22 खातों में 60 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, मुंबई से पनामा तक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा, अब असम में भाषाई विवाद। ममता बनर्जी ने भाषा को लेकर हेमंत बिश्वा पर साधा निशाना। शर्मा बोले मुस्लिम घुसपैठ को दिया जवाब। लिक्वर स्कैम है आंध्र प्रदेश में। वाईएसआरसीपी सांसद मिथुन रेड्डी गिरफ्तार। 3200 करोड़ शराब घोटाले में कार्रवाई। इसके बाद इजराइल के हमलों में 2023 से अब तक 58,000 फिलिस्तीनी नागरिकों की हुई मौत। भारत पाक संघर्ष का ट्रंप ने किया चौंकाने वाला खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट विमान हवा में मार गिराए गए। दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश न दे, ये किसने कहा? भारत ने अपनी तरफ से कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश न दे। भारत पाक संघर्ष को लेकर ट्रंप के दावे पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। फिर है, ट्रंप क्लेम्स 5 जेट शूट डाउन। मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है? ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में नमो भारत दिवस कहां मनाया गया था? तो आप सब जानते हैं, दिल्ली में बनाया गया था। कहां पर? भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये किया कहां पर? सहारनपुर में। सहारनपुर में किया। कदार जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? तो ये करती है केरल और तमिलनाडु में। कहां पर? केरल और तमिलनाडु में करती है। इसके बाद चलते हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक रही? तो वो रही है 79। कौन सी? 79, जो ये है 79वें स्थान पर ये रही है। कौन सी है? तो ये है हमारी रूल ऑफ लो इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 79वें स्थान पर। इसके बाद हाल ही में समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 रिपोर्ट किस संगठन ने की जारी? तो ये किसने की है? तो ये की है अंकटाड ने। किसने? अंकटाड ने की है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड ने इस रिपोर्ट संगठन जारी किया है। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार? तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है जो यहाँ पर जनगणना कराता है? वो है गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय जनगणना कराने के लिए
जिम्मेदार होते हैं। बरनवाला वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये थी हमारी लास्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ के बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में 2 जंगली भैंसों के बछड़ों का जन्म हुआ। संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीदें बढ़ती हैं। यह अभयारण्य रायपुर जिले में स्थित है। तो ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर की न्यूज। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। मैंने पूरे अच्छे तरीके से कोशिश किया कि आपको वन बाय वन न्यूज को अच्छे से डिटेल में समझा सकूं, जिससे कि जो हमारी वन लाइनर क्वेश्चंस न्यूज होती हैं उसमें क्या होता है वो हम पढ़ के निकल जाते हैं, वो इजी भी लगती है कि चलो भाई वन लाइनर है, उसके 4 ऑप्शन को हमने समझ लिए और हो गया। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल और वन लाइनर में डिफरेंस देखेंगे तो वन लाइनर आपको थोड़े टाइम के लिए याद रहती है, लेकिन थ्योरेटिकल को पढ़ने में टाइम तो आपको लगता है, लेकिन वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये आप ध्यान रखें कि जो थ्योरेटिकल रहती है, एक्सप्लेनेशन होती है, उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि वो लंबे टाइम तक आपको याद भी रहती है। इसी के साथ में इसी के बाद हम देखेंगे अब जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, हम देखेंगे हरियाणा स्टेट को। तो आप उस क्लास को जरूर देखें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।